जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका आवाज़ ठीक मेरी आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। ये अभी देखना जरा। हाँ? जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? जी हो गई पेज आपकी है? चलो बेटा स्टार्ट करते हैं यार। अस्सलाम वालेकुम। जी सब ठीक ठाक है जी? प्लीज ये जरा दरवाजा बंद करवा। चलो बेटा अपनी क्लास की डिस्कशन जरा स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक सिंगल पेज जरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, ये काइंडली जरा सामने रखना। जरा सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन से जरा स्टार्ट कर लेते हैं यार। पेपर्स ठीक हो गया सबके? पेपर्स देख ही आए हैं यार, भूल गए? चले जी, हमारे सब्जेक्ट का नाम प्लीज क्या है जी? या फिर बानी है ना यार, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन। ये वजह जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग वन का ये जो सब्जेक्ट है, ये आप सिंपली इसी तरह से कह सकते हैं जिस तरह एक सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन है जो आपने पहले इंट्रो में पढ़ा है, उसी से आपने फर्दर अकाउंटिंग एक्सटेंड ही करनी है। मीन्स से जो नॉलेज आपको इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हो गया है, उसी से आपने फर्दर अपना नॉलेज और अकाउंटिंग का इंक्रीज करना है। मीन्स से अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने करनी है तो सबसे पहले हमेशा जर्नल बनता है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाएगी तो हम अकाउंटेंट्स का पहला काम क्या है? जर्नल एंट्री करके जर्नल में लिख लें, डेबिट क्रेडिट हेड्स आइडेंटिफाई कर लें, अमाउंट आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बन जाता है जर्नल से? फिर लेजर्स, लेजर्स बन जाए तो उसके क्लोजिंग बैलेंस से ट्रायल बैलेंस बन जाता है। ट्रायल बैलेंस बन जाए तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अपने 5 कंपोनेंट्स सुने हुए: स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स। लेकिन उसमें से आपने अपने पीआरसी में जो अकाउंटिंग पढ़ी है, उसमें सिर्फ आपने 2 मेन कंपोनेंट्स बनाने सीखे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम। लेकिन ये जो बाकी 3 कंपोनेंट्स हैं वो भी इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन के सिलेबस में आपके सिलेबस का हिस्सा है। मीन्स तो से वही जर्नल है, वही लेजर्स हैं, वही ट्रायल बैलेंस है, लेकिन वहां से जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं तो फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी, ये क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, और नोट्स, ये सब कुछ इंशाल्लाह हमने इस FF1 में सीखना है। जो आपने पहले पढ़ा हुआ एज इट इज है, उसी में फर्दर चीजें और एक्सटेंड होनी है। जो ट्रांजेक्शन्स आपने पहले पढ़ी हैं वो थोड़ी सी बेसिक लेवल की थी, तो फर्दर और बिजनेस में अगर ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उनकी फिर अकाउंटिंग कैसे होनी है, कैसे कैलकुलेशन होनी है, ये आपने FA1 में पढ़ना है। FA1 ही की फिर फर्दर एक्सटेंशन FA2 में है। जो चीज़ें FA1 में नहीं फिर FA2 में आ जाएंगी, और जो FA2 तक कवर नहीं होंगी फिर वो फाइनल में आपकी स्टडीज में जो रिमेनिंग रह जाएंगी, तो फाइनल में जब आप पहुंचेंगे तो वहाँ भी दोबारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग सामने आ जाएगी। तो इट इज सॉर्ट ऑफ एन एक्सटेंशन। पहले आपने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा, अब उस बेसिक के बेस पे फर्दर कुछ अकाउंटिंग ऐड हो जाएगी, इसी तरह अकाउंटिंग का सिलसिला चलता रहेगा। ये बात थोड़ी सी मैंने इसलिए सामने रखी है, अभी जो हजरात कॉस्ट पढ़ रहे थे, कॉस्ट तो डेफिनेटली बिल्कुल नई चीज़ है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वही इसी की पुरानी एक्सटेंशन है जो पहले आप पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आइए जरा इससे थोड़ी सी बात को जहन में रखकर जरा ऊपर से ग्रिड बनी हुई जरा पेज सामने रखना, पेन पकड़ लें जरा। एक ऊपर तो सॉर्ट ऑफ ग्रिड है, उसमें एक वेटेज क्या है नंबर्स की, वो तो शायद इस वक्त मेरा फोकस नहीं है। नीचे जो स्पेसिफिक एग्जामिनेबल नॉलेज रेफरेंस के पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनमें जरा आए, कुछ जरा ढूंढते भी हैं, बल्कि सबसे पहले तो ये ढूंढते हैं कि कोई पुरानी चीज़ है बीच में। मेजोरिटी खैर नया है, लेकिन एक दो टॉपिक्स शायद ऐसे हैं जो आपने आपको अभी नजर आएंगे, जो शायद आपने पहले भी थोड़ा सा उनको किसी ना किसी हद तक पढ़ा हुआ है। नंबरिंग से शुरू कर रहा हूँ जी, नंबर 1 से। सबसे पहले लिखा हुआ IAS1। IAS इज एन एब्रीविएशन ऑफ, आपने मेरे ख्याल है 2 IAS पढ़े होंगे किसी ना किसी हद तक। एक IAS2 पढ़ा होगा, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट lower of cost NRV. Cost is measured by using FIFO weighted average.
सर 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 तो एक तो आईएएस कॉस्ट फार्मूलाज, आईएएस इज एन एब्रिविएशन ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो आईएएस 2 पे आपने पढ़ा हुआ है। फिर मेरा ख्याल है कि आपने आईएएस 16 भी थोड़ा सा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन, इस तरह की कुछ चीजें पहले पढ़ी होंगी। तो ये आईएएस वही चीज है, आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लेकिन अगर आप एक सेकंड पहले ये देखेंगे तो नीचे जितनी भी लिस्ट आपको नजर आएगी वो सारे अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके सिलेबस में है, सवाई शायद लास्ट वन के नंबर 9 और नंबर जो लास्ट है, बाकी सारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही आपके सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, तो आइए जरा थोड़ा थोड़ा बस मैं आपको एटलीस्ट नाम आपके सामने पढ़ के जरा इंट्रोड्यूस कर दूं कि ये टॉपिक का नाम क्या है, ये टॉपिक्स क्या है। आईएएस 1 लिखा हुआ सबसे पहले, तो उसमें लिखा प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बहरहाल अब कभी भी अगर वर्ड यूज हो जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आपके जहन में 5 कंपोनेंट्स ही आने चाहिए। तो अगर कम से कम एब्रिविएशन के साथ ही अब दोबारा लिखना जरा, चाहे पूरा पूरा एक्सप्लेन ना भी करें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिखना अपने असर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर वर्ड यूज हो तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आगे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसे शायद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी आपने पढ़ा हो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इनमें से जो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी, 3 जो फर्दर हेडिंग्स है इसमें, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स, अभी आप नीचे देखेंगे ये सारा आपके सिलेबस का पार्ट है। मींस पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 के सिलेबस का हिस्सा है। नंबर सेकंड हेडिंग देखें, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अब ये मैंने अभी बात की स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, फिर उसका एक स्टैंडर्ड है, जिस स्टैंडर्ड के मुताबिक या जिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बेस पे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनती है वो फिर आईएएस 7 में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर आईएएस 8 बिल्कुल आपके लिए एक नई चीज होगी, अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेट्स, एरर्स, तो ये जस्ट एक शायद नाम ही है फिलहाल। 4 में है जरा, 4 बेटा अपने आईएएस 16 में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वर्ड तो सुना होगा, लेकिन पहले जो आपने पढ़ा हुआ है वो शायद आप एक बेसिक्स आपने पढ़ा हुआ है, कॉस्ट मॉडल शायद। कोई भी अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के आइटम हो तो उसे कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर जो कैरिंग अमाउंट होती है डब्ल्यूडीवी होती है उस पर प्रेजेंट करते हैं। लेकिन फिर इसमें एक और वेरिएशन भी होती है, समटाइम ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाली जो आइटम्स है इन्हें रिवैल्यू भी किया जाता है। तो वो रिवैल्यूएशन क्या होती है वो डेफिनेटली आपने पहले नहीं पढ़ी हुई। तो मीन्स से आईएएस 16 का सिर्फ आपने शायद कहने एक माइनर सा पोर्शन पहले पढ़ा हुआ, लेकिन अब FA2 के सिलेबस में ये पूरा स्टैंडर्ड ही दोबारा से सॉर्ट ऑफ, हम बल्कि आज शायद स्टार्ट भी इसी से करेंगे, जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई हैं वहीं से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे फर्दर। तो एक रिवैल्यूएशन भी होती है, मीन्स फर्दर डेप्थ अब आपके सिलेबस में आ गई। ठीक है, नंबर 5 हेडिंग में लिखा आईएएस 20। आईएएस 20 में हेडिंग पढ़े आगे क्या लिखी हुई, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स या डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब ये जो गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, समटाइम्स गवर्नमेंट्स जो हैं इनकरेज करने के लिए किसी बिजनेस सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट चाहती कि हो तो गवर्नमेंट फिर इंसेंटिव देती है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बने, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी कॉमन नहीं है ताकि पोल्यूशन कम हो, लाइक फ्यूल कंजम्पशन मुल्क में फ्यूल कम इंपोर्ट करना पड़े, तो लोगों का इनकरेज करने के लिए कि अगर आप फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फैक्ट्री लगाएंगे तो हम आपको कोई लैंड दे देंगे या फॉर एग्जांपल 50 मिलियन रुपीस कैश दे देंगे, मशीनरी दे देंगे। अगर गवर्नमेंट की तरफ से बिजनेसेस को सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए तो फिर वो गवर्नमेंट की ग्रांट कहलाती है। उसकी फिर अकाउंटिंग कैसे होती है वो इंशाल्लाह फिर हम आईएएस 20 में डिस्कस करेंगे। कुछ वर्ड समझ आएंगे, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट्स अगर कंपनीज को ग्रांट्स के तौर पे फिजिकली एसेट दे रही हो या कोई कैश दे रही हो तो उसकी अकाउंटिंग आईएएस 20 के मुताबिक होगी। मकसद इस वक्त सिर्फ आपके सामने हेडिंग्स पढ़ने का ये है कि कम से कम जरा सिलेबस के जो टॉपिक्स के नाम है उनसे हम जरा बस फेमिलियर हो जाए। नंबर 6 की पढ़े जी हेडिंग, आईएएस 23 है, बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग किसे कहते हैं? बोरिंग को लोन भी कह सकता हूँ, अगर लोन लिया आपने तो वही बोरिंग है। तो क्या लोन या बोरो कर पैसे अगर लोन के तौर पे लें या फंड्स को बोरो करें तो क्या उसकी वजह से कोई कॉस्ट इनकर होती है? अगर आप कोई लोन बोरो करें, पैसे बोरो करें तो कोई कॉस्ट देनी पड़ती है, कौन सी कॉस्ट है? तो ये बोरिंग कॉस्ट सिंपली इंटरेस्ट की बात हो रही है। बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग का खर्चा। तो बोरिंग की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा खर्चा होता है?
इंटरेस्ट अगर आप बोरो नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं आएगी, लेकिन अगर बोरो करेंगे तो उसका इंटरेस्ट होगा। तो लेकिन वो इंटरेस्ट का क्या क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है वो डेफिनेटली फिर स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर आपके सामने कभी वर्ड बोला जाए इंटरेस्ट एक्सपेंस तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री सुना सकते हैं आप? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होना है, कैश अगर चला गया है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, अगर नहीं गया तो पेएबल हो जाएगा, लायबिलिटी बन सकती है, बैंक हो जाएगा अगर चेक से पैसे दिए। लेकिन अगर एक्सपेंस इंकर हो जाए और पेमेंट ना की हो तो फिर पेएबल भी हो जाएगा। अक्रूवल बेसिस पे सारी अकाउंटिंग माशाल्लाह आपको आती है, तो उसी को लेकर हमने फर्दर डिस्कस करना है। देन बेटा फिर नंबर 7 में लिखा हुआ इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। अब इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स भी आपके लिए एक नई चीज है, इसका बड़ा लिंक जो है नंबर 4 से आई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से ही कुछ लिंक है इसका, लेकिन ये बड़ा बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह फिर जब वहां पहुंचेंगे तो डिस्कस करेंगे। फिर IAS 40 है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर आपने बिल्डिंग खरीदी है इस्तेमाल के लिए तो वो फिर होती है उसे वो फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहलाएगी, IAS 16 में चली जाएगी। अगर कोई बिल्डिंग खरीदी और आपने यूज करना है तो यूज वाले जो एसेट्स हैं वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहलाते हैं। डेफिनेटली इसमें मशीनें भी होती हैं, अगर मशीनरी यूज करनी है तो वो भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वर्ड सुना हो ना, किसे कहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट? PPE किसे कहते हैं? वो तो एब्रीविएशन है। चले मैं उसके ऊपर फर्दर बात करता हूँ, अभी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन एक शॉर्ट वर्ड्स में कहते हैं वो एसेट्स जिन्हें हमने बिजनेस में यूज करके बेनिफिट लेना होता है। मसलन अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी है और आपका प्लान है इस मशीनरी को बेच देना आपने, तो फिर वो मशीनरी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं कहलाएगी, वो मशीनरी फिर इन्वेंट्री है आपका। अगर कोई बिल्डिंग आपने खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद के बेचना आपका बिजनेस है, तो ये बिल्डिंग्स की प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं है, ये इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री किसे कहते हैं? गुड्स स्टॉक, वो क्या होता है? गुड्स या स्टॉक किसे कहते हैं? जो चीजें खरीदी हैं ताकि बेची, नहीं जो जो अनसोल्ड बेटा रह गई ना वो तो क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। जो अनसोल्ड रह गई हैं वो तो क्लोजिंग स्टॉक, जो साल के शुरू में अनसोल्ड पड़ी हैं ओपनिंग स्टॉक। लेकिन गुड्स या इन्वेंट्री कहेंगे किसे? उन चीजों को जिन्हें आपने बेचना है। तो अगर मशीनरी आपने खरीदी है बेचने के लिए तो वो मशीनरी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं है, वो आपकी इन्वेंट्रीज में आएगी। और अगर मशीनें बच गई हैं, बिकी नहीं है, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, वही क्लोजिंग इन्वेंट्री अगले साल ओपनिंग इन्वेंट्री। लेकिन अगर आपने मशीनरी खरीदी है ताकि उसे बिजनेस में यूज कर सकें आप, तो नहीं एसेट, देखिए एसेट तो वो भी है, स्टॉक भी एसेट अगर बच गया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी एसेट है। लेकिन मैं जरा उसकी मतलब एक्सप्लेनेशन में जा रहा हूँ कि अगर मशीनरी इस्तेमाल के लिए आपने खरीदी है तो देन फिर उसे आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मींस IAS 16 के मुताबिक मुहैया करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपने मशीनें खरीदी हैं और बेचनी है तो क्या उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे? फिर IAS 2 लगाएंगे। IAS 2 लगाएंगे तो लॉ ऑफ कॉस्ट और NRV का प्रिंसिपल अडॉप्ट करेंगे। लेकिन अगर मशीनें खरीदी हैं और यूज हो रही हैं, आप उसे बिजनेस में यूज कर रहे हैं, फिर आप IAS 16 के मुताबिक उसे एसेट बनाएंगे और फिर उसकी डेप्रिसिएशन की वर्किंग भी करेंगे। लेकिन अगर कोई बिल्डिंग फॉर एग्जांपल आपने इसलिए बनाई है या खरीदी है ताकि उसे आप रेंट पे दे दें, नहीं फिर उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। फिर एक तीसरा वर्ड नीचे आया था अभी, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी वर्ड है। तो IAS 40 में ऐसी प्रॉपर्टीज जिन्हें आपने इसलिए रखा हुआ या खरीदा हुआ कि आपने उन्हें रेंट पे देकर रेंट कमाना, तो फिर वो नहीं वो अदर इनकम बन जाएगी, उसका रेंट अदर इनकम बन जाएगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी इटसेल्फ क्या कहलाएगी? वो फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की हेडिंग में। तो बाकी डेफिनेटली इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वही प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टीज बेचना आपका बिजनेस है तो इन्वेंट्री है, लेकिन अगर प्रॉपर्टीज खरीदी है बिजनेस में यूज के लिए तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मींस IAS 16 में उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर प्रॉपर्टी रेंट आउट हुई हुई है तो फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर IAS 40 के मुताबिक, मतलब हर स्टैंडर्ड में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, तो फिर अकॉर्डिंगली पहले ये पता होना चाहिए कि ये किस स्टैंडर्ड के मुताबिक इसका ट्रीटमेंट होना है। तो अगर आपने इन प्रॉपर्टीज है, आपकी प्रॉपर्टीज है और आपने उसे रेंट के लिए रखा हुआ, तो देन फिर IAS 16, IAS 2 नहीं, IAS 40 अप्लाई होगा। ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के वर्ड से थोड़ा सा मैंने आपको फेमिलियर करने की कोशिश की है, तो कुछ समझ गई है, अकेले में लगा रहा हूँ। देन नंबर 9 में एक लिखा जी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। मेरा ख्याल है कि शायद कुछ ना कुछ TRC में आपको इसका आइडिया हो। अपने बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट से पढ़े हुए हैं ना, ये मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट सुना है कभी वर्ड? एक्रूअल कॉन्सेप्ट सुना है वर्ड? गोइंग कंसर्न मैंने सुनने नहीं है, सिर्फ नाम पूछ रहा हूँ, नाम तो सुने मैंने। अकाउंटिंग कुछ कॉन्सेप्ट्स की बेस पे ना, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट वगैरह वगैरह कॉन्सेप्ट्स। तो वो जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो अकाउंटिंग का एक फ्रेमवर्क है
जिसमें लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा हमने शायद आप कह लें जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई उसमें फर्दर कुछ फ्रेमवर्क में से चीज़ें डिस्कस फर्दर करनी, लेकिन बहरहाल ये पहले आपने इस फ्रेमवर्क का सिर्फ कुछ डेफिनेशंस वाला हिस्सा पढ़ा हुआ है, कुछ और बहुत सारी चीज़ें जो पहले इंट्रो के सिलेबस में नहीं थी, अब आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग 1 के सिलेबस में। उसमें से एक लिखा हुआ है, ढूंढने जरा वर्ड्स जो मैं ढूंढ के अंडरलाइन करूंगा, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी सुना है वर्ड? दो वर्ड्स बोलूंगा, सेग्रीगेट रखना उन्हें। एक होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो 5 हैं जो ऊपर अपनी लिस्ट डाउन किए हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, चेंजेस इन इक्विटी वगैरह। ये एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी 5 ही हैं, लेकिन ये वो मेन हेड्स हैं जो शायद आपने पढ़े हुए हैं। कौन कौन से? एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, एक्सपेंसेस एंड इनकम। वो 5 मेन अकाउंटिंग हेड्स आपने पढ़े हैं, उन्हें बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और जो 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पेजेस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें फिर कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मेरे ख्याल है एलिमेंट्स के ऊपर लिख लें जरा, ये किसकी बात हो रही है, बोल दें यार। एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस। अब डेफिनेटली कोई सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता। इनकम एंड एक्सपेंसेस, लास्ट वन। अच्छा, कैपिटल पड़ा हुआ है या इक्विटी पड़ा हुआ है? मेरा ख्याल है कि शायद दोनों ही सुन लिए होंगे फाइनली आते आते। शुरू में शायद कैपिटल वर्ड सुना होगा, लेकिन अब इक्विटी का पता तो चल ही गया होगा, उसी को शायद इक्विटी भी बोल देते हैं। तो इक्विटी या कैपिटल। तो 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जिस तरह कंपोनेंट्स हैं, उसी तरह एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी, इनकी बात हो रही है। बाकी ये लिखा क्या हुआ है ये इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे। इस तरह एक कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट भी होता है, ये शायद बिल्कुल नई चीज है। नंबर 10 में एक स्टैंडर्ड है IAS 33 के नाम से, नाम इसका है उससे अर्निंग्स पर शेयर। ये कैलकुलेशन एक रेशो है, इसको जरा एक रेशो जहन में रख के अगर दोबारा पढ़ें इसे, अर्निंग्स पर शेयर, एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। अर्निंग्स मैथमेटिकली इसे कैसे पढ़ेंगे? अर्निंग्स डिवाइडेड बाय शेयर। शेयर का बेटा वर्ड तब यूज होता है जब बिजनेस कंपनी फॉर्म में हो रहा हो। आप लोगों ने, मेरा जहां तक आइडिया है, इंट्रो में शायद एक सोल प्रोप्राइटर के तौर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको शायद आइडिया जरूर होगा कि बिजनेस करने के 3 तरीके हैं। एक सोल प्रोप्राइटर होता है, पार्टनरशिप होती है, कंपनी होती है। फिर कंपनी वो प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं, वो लिस्टेड भी होती हैं, अनलिस्टेड भी होती हैं, वो फिर एक लंबी अलग बहस है। तो इंट्रो में आपने सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, एक सोल प्रोप्राइटर मींस एक इंडिविजुअल अगर बिजनेस कर रहा हो उस कॉन्टेक्स्ट में बनाई होंगी। लेकिन FA1 में जो हमारा सारा फोकस है वो कंपनी के बिजनेस पे होगा। तो इंशाल्लाह फिर वो डिस्कस करेंगे कि कंपनी अगर बनेगी तो उसमें क्या फॉर्मेलिटीज हैं, क्या टर्मिनोलॉजीज चेंज होती हैं। तो कंपनी में फिर शेयर होल्डर्स का कॉन्सेप्ट है, शेयर होल्डर्स के पास शेयर होता है, वो शेयर होता क्या है वो इंशाल्लाह फिर लंबी लंबी बहसें हैं। लेकिन अगर एक शेयर की अर्निंग फाइंड आउट करनी है कि किसी ने अपने एक शेयर के बदले में कितना प्रॉफिट कमाया, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होनी चाहिए? प्रॉफिट लिख लें, अर्निंग्स का मतलब प्रॉफिट है। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख प्रॉफिट हुआ है और कंपनी के 10,000 शेयर्स थे, तो क्या 1 लाख डिवाइड बाय 10,000 करके पर शेयर फाइंड आउट किया जा सकता है कि एक शेयर पे कितनी अर्निंग हुई है? तो ये अर्निंग पर शेयर सिंपली मींस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, एक कैलकुलेशन है। लेकिन ये रेशो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन अ सेंस के स्टॉक एक्सचेंज का भी वर्ड सुना, यहाँ पे शेयर सेल परचेज हो रहे होते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस रेशो की बेस पे फिर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं। तो ये रेशो कैसे कैलकुलेट होनी चाहिए डिफरेंट सिचुएशंस में, तो उसका लिए फिर पूरा एक स्टैंडर्ड ही बना हुआ। तो उस स्टैंडर्ड की बेस पे इंशाल्लाह फिर कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट होती है और फिर वो शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट कैसे होती है। ठीक है, तो मैं इस वक्त सिर्फ आपके सामने कुछ हेडिंग्स शायद रख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा उसका आइडिया आपके जहन में आ जाए। मेरी किसी बात में कोई कंफ्यूजन? लास्ट एक और हेडिंग है बेटा, उसके बाद लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक ब्रैकेट में एब्रीविएशन बनाना है NPO। ये कभी वर्ड सुना आपने क्या? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक तो होता है ना बिजनेस, कोई भी बिजनेस अगर कर रहा है तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा? प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस किया जाता है, ऐसे ही होता है ना। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कुछ समटाइम्स लोगों के बेनिफिट के लिए भी कोई काम किया जाता है, जिसमें कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है,
एनजीओ, चैरिटेबल हॉस्पिटल की शायद एग्जांपल जरा ज्यादा आसानी समझ आ जाए। चैरिटेबल हॉस्पिटल का मतलब ऐसा हॉस्पिटल बनाया गया जिसमें इंटेंशन ये नहीं है कि लोगों से पैसे लेके कोई प्रॉफिट्स कमाए जा सके, बल्कि इंटेंशन अगर ये हो कि लोगों को सर्विस दी जा सके और उनसे शायद सब्सिडाइज फॉर्म में उन्हें सर्विसेज दी जा सके। तो प्रॉफिट कमाना अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस कहलाएंगी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फिर अकाउंटिंग कैसे होगी, क्योंकि इनकम तो वहां भी होनी है, हो सकती है कोई इनकम। असल में ये जरूरी नहीं होता कि चैरिटेबल अगर हॉस्पिटल है तो उसमें किसी से भी कुछ नहीं लेंगे। जो लोग अफोर्ड कर सकते होंगे उनसे शायद 100% फीस ले लेंगे, जो नहीं अफोर्ड कर सकते होंगे उससे थोड़ा सा कम कर लेंगे, जो बिल्कुल ही नहीं दे सकेंगे उनके लिए शायद फ्री होगा। तो कहीं ना कहीं फिर हो सकता है कोई मेडिसिन सेल कर रहे हो या और कुछ चीजें बिक रही हो, तो जो भी थोड़ी बहुत इनकम है उसको भी रिकॉर्ड करना है एक अकाउंटेंट अगर हो। फिर एक्सपेंसेस भी होंगे वहाँ, समझ आ रही है, एसेट्स लायबिलिटीज उस हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स वो सारी बिल्डिंग्स, तो ये चीजें सारी जो हम नॉर्मली किसी बिजनेस में पढ़ते हैं वो तो वहाँ भी होंगी। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में अकाउंटिंग के फिर थोड़े से रूल्स डिफरेंट है, तो वो उसके लिए भी अलग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं जो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज अ ब्रीफ आप कह रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द सिलेबस जो हमने FA1 में पढ़ना है। तो इसका मकसद सिर्फ ये था कि ज़रा कुछ कम से कम चैप्टर्स के नाम उनकी हेडिंग्स हमारे सामने आ जाए। तो आज हम अपनी ज़रा डिस्कशन स्टार्ट कर ही लेते हैं। माशाल्लाह आप सब लोग इकट्ठे हो ही गए हैं, तो आपके साथ एक दूसरा सेट भी शेयर हुआ है। हम अपनी डिस्कशन IS16 से इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि ज़रा उसका पहले आपको आइडिया है, तो वहीं से IS16 से इंशाल्लाह जो पहले आपने पढ़ा हुआ है उसी को बेस बनाकर ज़रा अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने मेरा साथ दिया। जी नजरात तक अगर दूसरा कोई सेट नहीं है, एक तो ये खाली पेज, एक तो सेपरेट पेज था, इसके अलावा एक सेट और भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जिनके पास नहीं है जरा कंडी अगर बता देंगे, खासतौर पर जो आगे बैठे हैं। ये फाहद जरा आगे भी जरा देखें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज, ये सब साथ हैं मेरे, आवाज वगैरह ठीक है? देन बेटा कुछ चीजें एज इट इज रेलिवेंट है हमेशा, जिस तरह स्टडीज में रेलिवेंट होती हैं। मैं अभी आपके से पहले जो क्लास हो रही थी उसमें भी बातें कर रहा था। सीए की स्टडी का जो रियल चैलेंज है वो यही है कि डेली बेसिस पे अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ता है स्टडीज के लिए। एक लॉन्ग टर्म इन सेंस पूरे सेशन की कमिटमेंट होती है, जो स्टार्ट तो आज हो गया है लेकिन इसने 4 महीने तकरीबन चलना है, जुलाई तक। तो इसमें थ्रू आउट अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ता है। जब तक पेपर ना हो जाए उस वक्त तक हम रिलैक्सेशन का अफोर्ड भी बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो जिस तरह से जिन जज्बात से पहली क्लासेस ली जाती हैं, अगर वही जज्बा पूरा सेशन मेंटेन रहे, आप डेली बेसिस पे क्लास में आए, क्लास में इन्वॉल्व रहें, देन फिर जो अगर होमवर्क है जो पढ़ा है क्लास में उसे घर जाकर रिवाइज करें, होमवर्क है तो उसे सॉल्व करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, पॉइंट्स हैं तो उन्हें अगले दिन क्लास में लेके आए, उन्हें डिस्कस करें ताकि मसले हल हों। फिर अगर टेस्ट हों तो टेस्ट में इन्वॉल्व रहा जाए, रेगुलरली टेस्ट वगैरह दिए जाएं। अगर थ्रू आउट द सेशन ये इस तरह से रूटीन बनी हो तो इतना भी मुश्किल नहीं होता है। प्रॉब्लम तभी बनता है जब हैज़ार्ड स्टडी हो, किसी दिन पढ़ा, किसी दिन आए, किसी दिन नहीं पढ़ा, किसी दिन होमवर्क किया नहीं किया। जब इस तरह के काम शुरू हो जाते हैं फिर असल में सारी जो चीज़ें होती हैं, हर टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ आहिस्ता आहिस्ता जाकर लिंक्ड होता है। जिस तरह अगर आप अपना फाइनल अकाउंट्स ध्यान में लाएं, जो आपने फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चंस करते होंगे, अगर आपको फॉर एग्जांपल इन्वेंट्रीज का ही नहीं पता हो, आपको डेप्रिसिएशन ही नहीं पता, आपको बैड डेट्स ही नहीं पता, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ये बातें तो पता ना सबको, ये सारी पता होंगी तभी फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर हो सकता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल पिछला कोई टॉपिक वीक है तो उसकी वजह से फिर वो जो फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर था वो भी सही नहीं हो सकेगा। तो सिमिलरली हम स्टार्ट जिस तरह करेंगे एक सीक्वेंस में, तो इनिशियली तो ये इंडिविजुअल टॉपिक्स अलग-अलग होते हैं, लेकिन जितने टॉपिक्स होंगे इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फिर बड़े बड़े टॉपिक्स के साथ जाकर मिक्स भी होना है। तो हर चीज अगर साथ साथ रेगुलरली पढ़ी हो, प्रॉपरली अंडरस्टैंड की हो, तभी आगे जाके फिर वो मेन टॉपिक्स में चीज अप्लाई हो पाती है। तो मेरी जो रिक्वेस्ट है मैं रिपीट कर देता हूँ जरा। नंबर 1 आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हमेशा क्लासेस रेगुलरली लें, टाइम पे क्लास में आए, टाइम पे क्लास में आके इन्वॉल्व रहा करें, जो डिस्कशन हो रही है उसमें इन्वॉल्व रहें, जो डेली पढ़ा जा रहा है उसे घर आके रिवाइज करें, कोई होमवर्क हो तो उसे ज़रूर अटेम्प्ट करें, टेस्ट हो तो प्लीज़ टाइम निकालें। ये बातें कुछ जहन में रखी जा सकती हैं। एक छोटा सवाल किया यार मैंने आज, तो कम से कम यार, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप मेरे सामने झूठ नहीं बोलना चाह रहे। तो हकीकत यही है कि आप मुझे बताना नहीं चाहते। नहीं नहीं, हकीकत यह आप मुझे बताना नहीं चाह रहे।
मतलब ये कोई बात है करने वाली? ऐसी मेरे ख्याल है मैंने आपको 2 मिनट वेस्ट किए हैं। क्या आपको नहीं पता कि रोज आना चाहिए? क्या आपको नहीं पता रोज पढ़ना चाहिए? क्या आपको नहीं पता होमवर्क करना चाहिए? तो क्या आपको नहीं पता टेस्ट देना चाहिए? तो वैसे मैंने सिर्फ रिमाइंडर के तौर पे याद करवाया, आपको शायद बुरा सा लगा कि ये बात क्यों कर रहा है, हमें पता है। तो क्योंकि आपको पता है मेरे ख्याल इसलिए हम आगे चलते हैं। बस पता तो है लेकिन भूल जाता है। तो होपफुली अगर मुझे भूल भी जाएगा तो आपको नहीं भूलेगा। ठीक है सर? है सर? डिस्कशन वहीं से शुरू करते हैं जहां से होपफुली आपको भी कुछ चीजें जहन में है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मींस आइए 16 से शुरू करेंगे। इनिशियली जो आज इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे, ये आपने शायद सब कुछ पहले पढ़ा हुआ है। इस पेज का पहले ये 2 पेजेस जो इनका जस्ट मकसद ये है कि जो चीज़ें कुछ जहन में हैं उनको ज़रा रिफ्रेश कर लिया जाए। तो अपने हाथ में पेन रखें, कैलकुलेटर्स पकड़ लें, जहाँ जहाँ छोटी छोटी वर्किंग्स करूंगा मैं इसी पेज पे जाए नोट कर लें। लेकिन अब ये ना कह दीजिएगा हमने पहले पढ़ा हुआ है देर को जरूरत नहीं है। यकीनन आपने पहले पढ़ा हुआ है। मकसद इसका ये है कि जो पढ़ा हुआ है उसे ज़रा रिवाइज करके जहन में रिफ्रेश कर लिया जाए। ये रेडी हैं जी सारे? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स करें शुरू। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स जरा साथ इन्वॉल्व रहे, मेरे को यस नो में तो आंसर कर दें। चलिए बेटा सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से शुरू करें। मैं जरा वर्ड बाय वर्ड आपके साथ पढ़ता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। जहाँ आप महसूस करें कि कुछ लिखना है तो चाहे साथ ही लिख लीजिएगा। आज शायद रजिस्टर की भी जरूरत नहीं है। इस पेज को ही पहले 2 पेजेस को जरा फाइनल करने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अगर कभी वर्ड यूज किया जाए तो असल में ये किन एसेट्स की बात हो रही होती है? नहीं बेटा ये इसकी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन की बेस पे। ठीक है आपको पता है ये बातें, मैं जरा चाह रहा हूँ जरा सही तरह आपके जहन में दोबारा आ जाए। कहता है दीज आर दोस टेंजेबल आइटम्स। सबसे पहले तो एक टेंजेबल का वर्ड जरा अंडरलाइन कर लो। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कुछ टेंजेबल आइटम्स शामिल होती हैं। इसमें एक वर्ड होता है इंटेंजेबल। इंटेंजेबल एसेट्स अभी आपके सिलेबस में तो नहीं है, वो भी अलग एक टॉपिक है, उनकी कैसे काउंटिंग होती है। लेकिन जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए इंटेंजेबल एसेट्स की एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सॉफ्टवेयर। अभी वर्ड सुना आपने सॉफ्टवेयर? आपके मोबाइल्स में बहुत से सॉफ्टवेयर है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ यार अपने मोबाइल में से सॉफ्टवेयर निकाल के जरा मुझे दे दें, तो आप शायद शेयर तो कर सकते हैं। नहीं वैसे मैं नहीं कह रहा, लेकिन मतलब शेयर तो हो सकता है। लेकिन उसको फिजिकली अगर आप देखना चाहें तो सॉफ्टवेयर कहाँ है? वो कुछ कोडिंग्स ही है जो आपके सॉफ्टवेयर में या कंप्यूटर्स में इनबिल्ड होती है। तो क्या सॉफ्टवेयर ऐसे होता है? नहीं होता है ऐसे, या धोखा ही होता है? सॉफ्टवेयर से मशीनें भी रन होती हैं। तो मशीनरी से अगर कोई सॉफ्टवेयर रन होना है तो सॉफ्टवेयर पे परचेज किए जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर होता तो है लेकिन फिजिकली नजर नहीं आता है। इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, मींस जो नजर नहीं आ रहा हो लेकिन नजर ना आए। लेकिन यहाँ क्या वर्ड लिखा हुआ? टेंजिबल मींस जब फिजिकली चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो इसके एग्जांपल्स के तौर पर डेफिनेटली कुछ चीजें आपके जहन में तो आ रही होंगी। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये फिजिकली नजर आती हैं। गुडविल इज एन एग्जांपल ऑफ इनटेंजिबल एसेट। गुडविल इज इनटेंजिबल। गुडविल मींस क्या होता है? गुडविल 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 अगर आपसे कहा जाए कि आपकी बहुत अच्छी गुडविल है तो व्हाट डज इट मींस? आपकी रिप्यूट अच्छी है। तो वेयर इज रिप्यूट? किसी फ्रिज में, किसी स्टोर रूम में? ऐसा तो नहीं ना, लोगों के जहन में है। लोगों के जहन में है कि मिस्टर एक्स इज अ वेरी गुड पर्सन। जो भी, सॉरी आपका नाम मुझे नहीं पता, मिस्टर अली है सपोज आप, अली बहुत अच्छा इंसान है। तो ये बहुत अच्छा मीन्स मतलब लोगों के जहन में ये परसेप्शन है। तो दैट इसी तरह जिन कंपनीज की प्रोडक्ट्स को हम बाई नेम खरीदते हैं, हम बाई नेम जाके फॉर एग्जांपल हमें कोक दे दें, पेप्सी दे दें, हम बाई नेम खरीद रहे हैं। हम ऐसे तो नहीं कोई चीज़ खरीद रहे। तो जिन प्रोडक्ट्स को हम बाई नेम परचेज कर रहे हैं उन चीज़ों को की कोई ना कोई वर्थ हमारे जहन में है, हमें वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं, तो वो उन चीज़ों की गुडविल है, उन बिजनेसेस की वो गुडविल है। तो जिन चीज़ों को आप बाई नेम खरीदते हैं तो उनकी रिप्यूट है। तो वेयर इज दैट रिप्यूट? वो लोगों के जहनों में है। मतलब वो इस तरह से नहीं है कि किसी ने कोई स्टोर की भी कहीं। तो वो इन गुडविल इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट। सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स हैं। लेकिन ये चीजें आपने कभी भी आई 16 में नहीं वर्ड्स पढ़े होंगे। आई 16 में आपने एग्जांपल्स के तौर पे क्या वर्ड्स पढ़े होंगे? लैंड, बिल्डिंग नहीं। आई 16 में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या क्या सुना हुआ आपने? लैंड सुना होगा, बिल्डिंग बोलने आगे बड़ा कुछ सुना हुआ है,
फर्नीचर होगा, इक्विपमेंट होगा, मोटर व्हीकल्स होंगे, तो वो सारी आपने वो चीजें सुनी हुई जो टेंजिबल इन नेचर होती हैं, इट मीन्स उन फिजिकली एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो सिर्फ टेंजिबल मीन्स जो फिजिकली नजर आ रही है, और अगर इनटेंजिबल का भी वर्ड आ जाए तो इसका मतलब इनटेंजिबल अगर का वर्ड आ तो वो ऐसी चीजें जो फिजिकली एग्जिस्ट, मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस उनकी नहीं, वो हैं तो सही लेकिन फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही, नजर नहीं आ रही, आप इस तरह से करें। लेकिन वो डेफिनेटली मैंने थोड़ा सा आइडिया तो आपको दिए, लेकिन वो एक अलग IAS 38 है जो FA2 में फिर आपके सिलेबस में जाकर आएगा। फाइनली IAS 16 में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट टेंजिबल आइटम्स। हाँ तक क्लियर हो गया? अब इसकी फर्स्ट बुलेट पे है जरा, कौन सी टेंजिबल आइटम्स दैट आर हेल्ड फॉर यूज, मेन वर्ड्स ये हैं, ये वो टेंजिबल आइटम्स हैं जिन्हें हमने बिजनेस में यूज के लिए रखा हुआ है। फैक्ट्री में भी हो सकता रखा हो, हेड ऑफिस में भी हो सकता रखा हो, कहीं जहां भी कहीं रखा हुआ है, लेकिन मकसद क्या इन चीजों का रखने का कि हमने इन्हें यूज करना है। अगर सपोज हेल्ड फॉर यूज की जगह हो जाए वर्ड हेल्ड फॉर सेल, तो ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में से गुड्स निकल गए, तो ये चीजें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं है, ये इन्वेंट्री सॉर्ट ऑफ बन जाएगी। तो व्हाट इज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट? दोस टेंजिबल आइटम्स व्हिच आर हेल्ड फॉर यूज। बाकी डेफिनेटली लंबी बात है, वो ठीक है पढ़नी जरूर चाहिए, लेकिन मेन वर्ड जो ज़हन में रखना है दैट इज ये चीजें इस्तेमाल के लिए बिजनेस में रखी गई हैं। और सेकेंडली दूसरी लाइन आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। और सेकेंडली इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इन चीजों की जो लाइफ है, यूजफुल लाइफ है, वो एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा है। मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड तक अगर आपने किसी चीज को यूज करके बेनिफिट लेना है और वो टेंजिबल नेचर की चीज है, तो ऐसी चीज फिर क्या कहलाती है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ऐसी टेंजिबल आइटम्स जिन्हें आपने हेल्ड फॉर यूज, जिन्हें आपने यूज के लिए रखा हुआ है एंड दे हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। तो अगर ये सारी डेफिनेशन फुलफिल हो जाए तो देन दीज आइटम्स आर कॉल्ड एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक कॉमन वर्ड है उन सब टेंजिबल आइटम्स के लिए जो हेल्ड फॉर यूज है और मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड उन्होंने इस्तेमाल होना है। यहाँ तक क्लियर है प्लीज? एग्जाम्पल के तौर पे क्या देख रहे हैं, बल्कि एग्जाम्पल से पहले इनका जरा नेक्स्ट एरो बना हुआ, इन आइटम्स का हम करते क्या है, इन आइटम्स को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, मतलब इनका करते क्या है? अगर आपने कोई मशीनरी खरीद ली है, हेल्ड फॉर यूज है, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए, तो आप इस मशीनरी को क्या करेंगे? आप एक एसेट के तौर पे इसे कैपिटलाइज कर लेंगे। कैपिटलाइज का मतलब कैपिटलाइज तो कॉस्ट को एसेट बना लेंगे। कैपिटलाइज का मतलब होता है इसकी अमाउंट को आप एक एसेट के तौर पे डेबिट कर लेंगे और देन फिर उस कॉस्ट को आप उसकी लाइफ पे डेप्रिशिएट करेंगे अगर उसकी यूजफुल लाइफ डिटर्मिनेबल है। द ओनली थिंग जो आपके ज़हन में प्लीज आनी चाहिए, एक लैंड भी होती है। क्या लैंड वैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का हिस्सा है? हिस्सा है, लेकिन क्योंकि उसकी लाइफ डिटर्मिनेबल नहीं होती है इसलिए उसे फिर डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। वो हेल्ड फॉर यूज अगर है मोर देन वन ईयर तो होते ही हैं, लेकिन वो कितना अर्से, क्योंकि उसकी लाइफ डिटर्मिनेबल नहीं होती लैंड की, इसलिए उसे एसेट आप बनाएंगे, कैपिटलाइज करेंगे उसकी कॉस्ट को, लेकिन उसे फिर डेप्रिशिएट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसे लाइफ का अंदाजा नहीं होता है। तो लेकिन अगर किसी आइटम की लाइफ का एस्टिमेट हो गया, डिटर्मिनेबल यूजफुल लाइफ है, तो देन उसे फिर कैपिटलाइज करके जो भी उसकी लाइफ हो उस पर उसे डेप्रिशिएट भी किया जाता है। ठीक है? व्हाई द लैंड इज नॉट डेप्रिशिएटेड? लैंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है अगर आपने हेल्ड फॉर यूज रखी हुई है, यूज के लिए, लेकिन अगर उसकी लाइफ ही नहीं पता, अप्रिशिएट तो आप तभी करेंगे ना अगर कोई लाइफ पता चल जाए, क्योंकि लाइफ ऑफ द लैंड इज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इनडिटर्मिनेबल होती है, देयरफॉर फिर डेप्रिशिएट नहीं करते हैं, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन नहीं है बस। वरना अगर फॉर एग्जांपल लैंड खरीदी है तो एंट्री भी नहीं करेंगे। अगर कोई लैंड परचेज किया तो क्या एंट्री करेंगे? लैंड डेबिट कैश क्रेडिट, चले कैश जो भी है पेबल है, चले लैंड अगर डेबिट करेंगे तो एज अ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ही करेंगे, लेकिन क्योंकि उसकी लाइफ डिटर्मिनेबल नहीं होती है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, इसलिए उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। आई होप के वर्ड्स मेरे सही क्लियर हो गए। इज इट नॉट अ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट? इट इज अ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, बट व्हाई इट इज नॉट डेप्रिशिएटेड? जी अब्दुलरहमान साहब, वो तो आगे बेटा लिखा हुआ है, प्रोडक्शन में भी हो सकता है, एडमन में भी हो सकता है, कोई ये जरूरी नहीं कि प्रोडक्शन के लिए हो, प्रोडक्शन में भी यूज हो सकता है और प्रोडक्शन के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में, सेलिंग डिपार्टमेंट में अगर यूज है। मेन थिंग इज अगर यूज हो रहा हो, यूज ऐसा वो भी इंशाल्लाह आगे चल के बात करेंगे मशीनरी के एंगल से।
अगर मशीनरी रेंट आउट है तो वो फिर भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ही होती है, लेकिन इंशाल्लाह डेप्थ में बाद में चलेंगे। इन्वेंट्री में तब होगी जब आपने कोई चीज खरीदी है ताकि उसे बेच सके, बेच के अगर फायदा लेना है, देन इन्वेंट्री। जी एक लिस्ट पढ़ लें जी एग्जांपल्स की, नीचे वही जो आप बोल रहे थे। एग्जांपल्स ऑफ दीज एसेट्स आर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, मोटर व्हीकल। ये बेटा कैपिटलाइज का सिंपली मतलब होता है अमाउंट को एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करना। मसलन आपके सामने अगर वर्ड बोला जाए, आप भी सुने जी काइंडली जरा, अगर मैं आपसे कहूँ 10,000 रुपीज की कॉस्टिंग कर हुई है और इसे एक्सपेंस आउट कर दें, 10,000 की कोई कॉस्टिंग कर हुई है, इसे एक्सपेंस आउट कर दें, इसका मतलब ये होगा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस 10,000 को एक्सपेंस बना के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ये 10,000 कैपिटलाइज कर दें, इसका मतलब मैं शायद चाहता ये हूँ कि ये 10,000 को आप एसेट डेबिट करके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स में ले जाए। इतना मैं अजीम कर सकता हूँ कि कुछ बेसिक्स आपके जहन में है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इधर ही रहूंगा इंशाल्लाह, लेकिन इतना तो आई होप के जहन में आ सकता है। एसेट्स कहाँ होते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। फिर नॉन करंट एसेट्स भी होते हैं, करंट एसेट्स भी होते हैं, बाकी भी होता है वो ठीक है, इक्विटी भी होती है, लाइबिलिटीज भी होती हैं। फिर अगर प्रॉफिट लॉस में आ जाओ तो उसमें सेल्स होती हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स होती हैं, ग्रॉस प्रॉफिट होता है, अदर इनकम भी होती हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह भी होते हैं। इंशाल्लाह जब कोई भी जरूरत पड़ेगी तो दोबारा रिवाइज भी कर लेते हैं। लेकिन इन वर्ड्स को अगर डिफरेंशिएट करना हो तो एक्सपेंस आउट का मतलब कि इस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाए, और अगर मैं कहूँ कैपिटलाइज कर लें इस अमाउंट को तो देन इट मीन्स इसे एसेट बना लें, और अगर इसकी लाइफ डिटर्मिनेबल होगी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के आइटम में तो फिर देन उसे डेप्रिशिएट भी करेंगे। तो कैपिटलाइज मीन्स क्या जहन में आना चाहिए? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात हो रही है शायद, और एक्सपेंस आउट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस की शायद बात हो रही है। ये ठीक है बेटा, क्लियर हो गया कैपिटलाइज? बाकी काइंडली जितना मैंने थोड़ा सा पढ़ा आपके सामने एग्जांपल तक, ये जो एक्सेट्रा तक, एक नजर इंडिविजुअली पढ़ लें, कोई अगर जहन में कोई क्वेश्चन आता तो बताएं। आप लोग भी जरा एक नजर। ये बेटा टैक्स की बहस है ये सारी, नॉर्मल ईयर भी है वहाँ, मेरा ख्याल है स्पेशल ईयर भी होता है, लेकिन ये सारी डिस्कशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की है। अकाउंटिंग ईयर का मतलब अकाउंटिंग पीरियड एक यूज होता है यहाँ वर्ड, जिससे यहाँ पे वर्ड लिखा अकाउंटिंग पीरियड, अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये मैं बता देता हूँ। नॉर्मली हमारा अकाउंटिंग पीरियड एक साल का होता है। ये मतलब हमारे अकाउंटिंग जब भी कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे हम या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाएंगे तो उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा कि किस दिन से ये अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ, किस दिन एंड हुआ। तो इट कैन बी 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, बट इट कैन बी 1 जुलाई से लेके 30 जून, 1 सितंबर से 31 अगस्त बनेगा शायद। तो ये कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर अकाउंटिंग ईयर होगा तो उसमें 12 मंथ्स होंगे। तो ये, लेकिन जो आपने वर्ड यूज किया है नॉर्मल ईयर, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की है डेफिनेशन में। फिर वहाँ स्पेशल ईयर भी है, लेकिन ये वर्ड्स अकाउंटिंग में यूज नहीं होते। अकाउंटिंग में एक अकाउंटिंग पीरियड होता है जो नॉर्मली आपके लेवल पे 12 मंथ्स का है, लेकिन ये डेफिनेटली कोई हो सकता है कि अगर आप चाहते हैं कि एक महीने का प्रॉफिट देखूं तो अब आप क्या करेंगे, उस महीने को एक अकाउंटिंग पीरियड कंसिडर करके उस महीने की सेल ले लें, उस महीने की कॉस्ट ऑफ सेल, उस महीने के एक्सपेंसेस, तो उस मंथ का प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो सकता है। ये सेमी एनुअली भी कैलकुलेट हो सकता है, सेमी एनुअल पीरियड भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट नॉर्मल सिचुएशन है कि एक साल के अकाउंटिंग पीरियड की बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं। ठीक है जी, कोई और कंफ्यूजन हो किसी की? ये लास्ट लाइन में ये बोर्ड सही नजर आ रहा है? ये लास्ट लाइन में हजरात बैठे हैं, अगर मैं कुछ लिखूं तो नजर आ जाएगा ना? नहीं, ये जो लिखा हुआ है कुछ पढ़ा जा रहा है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जरा मुझे आइडिया हो जाए। अगर यहाँ से पढ़ने की कोशिश की जाए तो एग्जांपल्स में बता देंगे क्या लिखी हुई सबसे पहले एग्जांपल? कोई है लास्ट लाइन में? तो कोई एक तो होगा ना यार, कोई एक अज्यूम कर ले जो लास्ट लाइन में। ये काइंडली बोल दीजिएगा जरा पहले एग्जांपल में क्या लिखा हुआ, इधर से देख के। हाँ बस ठीक है, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मतलब रीजनेबल नजर भी आ रहा है कि नहीं, ये ना हो कि हम दो डिफरेंट ट्रेन्स के मुसाफिर हो, ये आगे वाली ट्रेन। जी एनी अदर कंफ्यूजन जी? जी बेटा जहाँ आपने लिखा है क्वेश्चन यही पूछना है, जहाँ पे आपने ये मुझसे पूछा यहीं पे क्वेश्चन अगर पूछना है।
चले फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे आप तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देन बेटा कुछ डेफिनेशन छोटी छोटी लिखी हुई है, तो आए जरा इनको पढ़ के रिवाइज कर लें। सबसे पहले लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन। अभी सुना है वर्ड डेप्रिसिएशन? पढ़िएगा इसके सामने क्या लिखा हुआ है। बाकी मैं अभी इंशाल्लाह फिगर से समझाऊंगा, थोड़ा सा जरा मेरे साथ डेफिनेशन फाइनल करें। डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ depreciable amount of an asset over its useful life। अच्छा, ये डेफिनेशंस को समझाने के लिए मैं जरा 2-3 डेफिनेशंस पहले सारी पढ़ दूंगा और उसमें फिर जो वर्ड्स आ रहे हैं ताकि थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाए, फिर मैं इंशाल्लाह इकट्ठे ये फिगर्स के साथ आपके साथ दोबारा बात आपके सामने रखता हूँ। तो वर्ड्स क्या है? एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अब यहाँ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेप्रिशिएबल अमाउंट किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में है जरा, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन ये राइज हुआ कि कॉस्ट किसे कहते हैं। नेक्स्ट लाइन, कॉस्ट मींस purchase price and all costs incurred in bringing the asset into working condition as intended by management। इस कॉस्ट को जरा समझने के लिए लेट्स अज्यूम हमने एक मशीनरी खरीदी है, तो अगर मशीनरी बेटा परचेज करेंगे तो उसकी एक परचेज प्राइस होगी, लेकिन फिर मशीनरी को अपने सपोज अपने फैक्ट्री प्रेमिसेस पे लाना है, फैक्ट्री लाना है, तो कैरेज इनवर्ड्स होगा। फिर मशीनरी को अपने इंस्टॉल भी करना है, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी होंगे, वगैरह वगैरह और भी हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बच्चों को याद आ रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ परचेज प्राइस इज द कॉस्ट ऑफ दिस मशीन? उस परचेज प्राइस में वो सारे अमाउंट्स जो उसको वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए नेसेसरी हैं, मीन्स उसे कैरेज इनवर्ड्स भी ऐड हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज इनवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फिर अगर इंस्टॉलेशन है, वायरिंग कॉस्ट वगैरह है, उन सब को जब हम ऐड कर देंगे फिर जो टोटल अमाउंट आएगी वो उस मशीन की कॉस्ट कहलाएगी। और इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर ये मशीनरी हमने पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क से इंपोर्ट की है, तो फिर इंपोर्ट टैक्सेस वगैरह भी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस अगर आपने वर्ड सुना हो, तो इन एडिशनली चीजें भी, नॉन रिफंडेबल कॉस्ट भी उसमें, टैक्सेस की भी, वो भी ऐड हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स कॉस्ट डजंट ओनली मींस परचेज प्राइस प्लस ऑल डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंसेस, ताकि ऐसे वर्किंग कंडीशन में आ जाए। उन सब वर्किंग कंडीशन तक लाने के जो एक्सपेंसेस हैं उन सब को प्लस करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो एसेट की कॉस्ट कहलाती है। मसलन फॉर एग्जांपल आपके क्लास में इस वक्त एसी लगे हैं, तो अगर इस एसी की कॉस्ट फाइंड आउट करनी हो तो इसकी कोई ना कोई परचेज प्राइस होगी, फिर इसकी कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, फिर इसकी कोई वायरिंग हुई होगी, इंस्टॉलेशन हुई होगी। उस पोजीशन पे, जिस वक्त इस पोजीशन पे आ गया कि अब इसे रिमोट से ऑन कर लिया जाए, उस पोजीशन तक लाते लाते, ऑन करने की पोजीशन तक लाते लाते जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो सारे प्लस करेंगे तो इसकी टोटल कॉस्ट बनेगी। ठीक है, तो कॉस्ट मींस, बढ़ते हैं आप जरा देखते रहा पढ़ में, परचेज प्राइस एंड ऑल डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंसेस टू ब्रिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन। ठीक है, मैंने नहीं दोबारा बोल दिया, इंडिविजुअली आप भी बोल दें किसमें क्या प्लस करें, देख के बोल रहे हैं। कोई नई बात मैंने कर दी हो, एनी कंफ्यूजन? अब ऊपर सेकंड डेफिनेशन में एक फिर 7 वर्ड था, रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू बेटा किसे कहते हैं? नहीं, रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, चलें अगर कह भी रहे हैं तो ये तो बड़ा इंटरचेंजेबली शायद आप कह सकते हैं, रेजिडुअल वैल्यू ही को स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। अब अगला अगर मेरा क्वेश्चन हो स्क्रैप वैल्यू किसे कहते हैं, तो फिर वो रेजिडुअल वैल्यू को, तो मतलब मींस उससे व्हाट इज रेजिडुअल वैल्यू, जरा डेफिनेशन पढ़ें इसकी, ढूंढने जरा के नीचे। अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम एन एसेट, एक शायद सिंपलीफाइड सी लिखी हुई है डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीनरी खरीदी है, उसकी यूजफुल लाइफ अगर 6 इयर्स है, तो 6 इयर्स के बाद वो मशीनरी कितने पे एक्सपेक्टेड है कि बिक जाएगी? बिक गई है, बिक जाएगी? यूजफुल लाइफ के एंड पे एसेट कितने पे बिक जाएगा, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वैल्यू। तो अगर वापस ऊपर आए सेकंड डेफिनेशन, जो आज की कॉस्ट है अगर उसमें से हम रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दें तो फिर क्या चीज आएगी? डेप्रिशिएबल अमाउंट। फिर डेप्रिशिएबल अमाउंट को अगर एलोकेट कर दें, सिस्टमेटिकली एलोकेट कर दें डिफरेंट पीरियड्स में, तो फिर क्या अमाउंट आएगी? डेप्रिसिएशन। अब इसको समझने के लिए मैं जरा 3-4 फिगर्स आपके सामने जरा अज्यूम करता हूं ताकि ये बात आप मुझे सही तरह समझा सकें। जी बेटा, अगर यूजफुल लाइफ ही नहीं पता तो फिर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। लैंड की डेप्रिसिएशन इसलिए चार्ज नहीं होती, क्यों चार्ज नहीं होती वैसे?
उसकी यूजफुल लाइफ जो है ना इनडिटर्मिनेबल है। मैंने एक वर्ड बोला शायद पहले भी 2-3 दफा बोला था, व्हाट इज द मीनिंग इनडिटर्मिनेबल? पता नहीं। नॉर्मल सिचुएशन में लैंड की यूजफुल लाइफ पता ना होने की वजह से हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकेंगे। मेरा ख्याल है मैं थोड़ी सी बात जरा डेप्रिसिएशन की और आपके सामने रख दूं, फिर शायद दोबारा आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ। ये काजी साहब मेरा ख्याल आपका नाम, मैं अभी दोबारा बात करता हूँ। एक सेकंड बेटा, सपोज एक मशीनरी आपने ली, उसकी कॉस्ट है सपोज 50 लाख, उसकी एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू है, लेट्स अज्यूम चलें 1 मिलियन। अपने वर्ड्स में बताएं रेजिडुअल वैल्यू किसे कहते हैं? ठीक है, बकाया जात, ये तो हम सिंपल ट्रांसलेशन कर रहे हैं, मतलब वो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्या आपकी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। वही जो अभी पढ़ा था यार, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि वो मशीन जो आज 50 लाख की है, अपनी यूजफुल लाइफ के एंड पे बस 10 लाख की रह जाएगी। ये सही वर्ड्स बोले मैंने अगर कहा 1 मिलियन रेजिडुअल वैल्यू है, तो इसका मतलब मैं शायद ये कहना चाह रहा हूँ कि वो मशीन जो आज 50 लाख की पड़ी है, वो अपनी यूजफुल लाइफ के एंड पे 10 लाख की रह जाएगी। इसका फिर मतलब क्या हुआ कि हम इसके यूजफुल लाइफ के दौरान, ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ, कितने रुपीस का यूज कर लेंगे। अच्छी भली जो मशीन आज 50 लाख की है, यूजफुल लाइफ के एंड पे अगर 10 लाख की रह जाएगी, तो इसका मतलब हम 40 लाख रुपए का इसकी यूजफुल लाइफ में बेनिफिट उठा लेंगे। अच्छी भली मशीन आज कितने की है? यूजफुल लाइफ के एंड पे 10 लाख की अगर रह जाएगी, तो 40 लाख किधर गया? ऐसे ही हो ना, नहीं यूजफुल लाइफ में फिर इतने से वो कम हो जाएगी। अब लेट्स अज्यूम इसकी यूजफुल लाइफ है 8 इयर्स, डेटा ठीक है 5 इयर्स भी हो सकती है वैसे। 5 तो नॉर्मली आप सुनते रहे होंगे, लाख रुपए का एसेट होता है इतने का, तो मैंने कहा फिगर थोड़ी सी बड़ी है और डिफरेंट है। नहीं मतलब डेफिनेटली लाइफ कैन बी डिफरेंट, मैंने वैसे अज्यूम किया है। जी सर, अब 8 साल का मतलब एक यूजफुल लाइफ की भी, बल्कि आप डेफिनेशन पहले पढ़ें जो आपके नोट्स में लिखी हुई है, एक वो भी पढ़ने पर मैं सारी चीजें इकट्ठी बात कर रहा हूँ। यूजफुल लाइफ किसे कहते हैं? पीरियड ओवर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय एंटिटी। जितने ऐसे एसेट आपने एक्सपेक्टेड है कि आप इस्तेमाल करेंगे, उतने टाइम पीरियड को यूजफुल लाइफ कहते हैं। असल में ये जो रेजिडुअल वैल्यू है और जो यूजफुल लाइफ है, ये जब इनिशियली एसेट खरीदा होता है तो उस वक्त एस्टिमेट किया जाता है। दोनों डेफिनेशंस में, रेजिडुअल वैल्यू में भी और यूजफुल लाइफ में भी, अगर आप दोबारा भी देखें तो एक्सपेक्टेड वर्ड्स है। डेप्रिसिएशन अगर आपने चार्ज करनी है, देखिए ये तो हमें एग्जैक्टली कब पता चलेगा कि ये मशीन कितने की बिकेगी एंड में? जब टाइम गुजर जाएगा, जो भी इसकी लाइफ है वो गुजरेगी, तो पता चलेगा ना कितने की एक्चुअली बिकी है। लेकिन वो तो उसकी वैसी लाइफ एंड होगी। सिमिलरली ये कब पता चलेगा कि इसकी टोटल लाइफ है कितनी? वो भी जब इस्तेमाल होगी तो फाइनली पता चलेगा। अब वो 8 साल है, 7.5 साल है, 9 साल है, 10 साल है, एक्चुअली कब पता चलेगा? जब लाइफ एंड होगी। लेकिन डेप्रिसिएशन अगर आपने चार्ज करनी है, तो आपको आज ही एक एस्टिमेट करना है, नंबर 1 कि अप्रोक्सीमेटली ये मशीन अपनी लाइफ एंड पे कितने की बिकेगी, दैट इज रेजिडुअल वैल्यू। और नंबर 2, इस मशीन की लाइफ या इस एसेट की लाइफ कितनी एक्सपेक्टेड है। अब ये जो एक्सपेक्टेशंस डेवलप की जाती हैं, ये सप्लायर से भी पूछ लिया जाता है जिससे हमने मशीन खरीदी है। अगर हमारे पास भी कोई पुरानी मशीन थी तो उसको भी जहन में रखा जा सकता है। फिर हमारे अलावा अगर कोई और एसेट्स यूज कर रहा है तो वहां से भी, मींस मार्केट से ये सब कुछ पता चलाया जाता है। लेकिन क्योंकि अभी ये एक्चुअल फिगर्स नहीं है, इसलिए फिर ये एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यूज और एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ वर्ड्स बोले जाते हैं। ये एस्टिमेट कब किए जाते हैं? जब एसेट आपने खरीद लिया और कॉस्ट डिटरमिन हो गई है। अब अगर आपने इस एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो आपको फिर रेजिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ को एस्टिमेट करना पड़ता है। क्या एस्टिमेशंस में फिर चेंज भी आ सकता है? एस्टिमेशंस में अगर चेंज हो जाए तो फिर अकाउंटिंग कैसे होती है, ये मेरा ख्याल आपने पहले नहीं पढ़ी होगी, लेकिन इंशाल्लाह ये आपके FA1 के सिलेबस में अगर एस्टिमेट्स भी बदल जाए, जो बदल सकते हैं, अंदाजों में डिफरेंस हो सकता है, तो फिर इसकी अकाउंटिंग इंशाल्लाह कभी जब आगे चलेंगे तो वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है। तो मैंने स्ट्रेस ये किया है कि क्या ये 1 मिलियन मिल गया रेजिडुअल वैल्यू वाला, या कि एक्सपेक्टेड है मिल जाएगा। और सेकेंडली 8 साल जो यूजफुल लाइफ है, ये भी एक एस्टिमेट है
कि 8 साल अप्रोक्सीमेटली एसेट हमारा यूज होगा। अब इधर मैं चाह रहा था कि जरा कुछ फिगर्स आपके सामने आ जाएं और हम इन डेफिनेशंस को जरा फाइनल करें। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ से मुझे डेप्रिशिएबल अमाउंट कैलकुलेट करवा दें, तो आपने जरा पहले फार्मूला ज़हन में लाना है और फिर फिगर्स ढूंढनी है। कॉस्ट मीन्स 50 लाख, रेजिडुअल वैल्यू मीन्स 10 लाख, तो 40 लाख क्या कहलाएगा? डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट कहलाएगी 40 लाख। अब इस 40 लाख की डेप्रिशिएबल अमाउंट को मैं अगर 8 पे डिवाइड कर दूं, किस पे डिवाइड कर दूं? डेप्रिशिएबल अमाउंट को यूजफुल लाइफ पे डिवाइड कर दूं, तो सिंपल कैलकुलेशन है, वैसे भी कर सकते हैं या कैलकुलेटर पे कर लें। 40 लाख डिवाइड बाय 8, क्या आंसर आएगा? 5 लाख रुपीज आएगा। जो सॉल्व करना चाह रहे हैं कर लें। 40 लाख डिवाइड बाय 8 अगर मैं करूंगा तो ये जो 5 लाख आया, ये 5 लाख एनुअल डेप्रिसिएशन कहलाएगी। डेप्रिशिएबल अमाउंट किसे कहते हैं? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, विच मींस, अब मेरे अगले वर्ड जरा गौर से सुने, विच मींस डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब होता है टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ यूजफुल लाइफ। 50 लाख का एसेट है आज, यूजफुल लाइफ के एंड में 10 लाख का रह जाएगा। इट मींस यूजफुल लाइफ के दौरान 40 लाख रुपीज से कम हो जाएगा। मेरे वर्ड्स क्लियर है प्लीज? तो डेप्रिशिएबल अमाउंट मींस डेप्रिसिएशन ऑफ द यूजफुल लाइफ। लेकिन अगर ईयर वाइज कैलकुलेट करनी हो डेप्रिसिएशन, तो फिर देन सिंपली क्या करें? डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। तो ईयर वाइज जब आप डिवाइड कर देंगे, तो जो 5 लाख आ रहा है ईयर वाइज, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट इज 40 लाख? व्हाट इज 40 लाख? डेप्रिशिएबल अमाउंट। लेकिन जब इसे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करके जो 5 लाख आएगा, दिस इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमेशा फॉर द पीरियड होती है। तो अब जरा डेफिनेशन पढ़े, जरा डेप्रिसिएशन वाली फर्स्ट लाइन में पढ़े थे। सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। लेकिन परेशान ना होइएगा, ये मैंने बातें करते करते शायद एलोकेशन कर दी है किसी स्ट्रेट लाइन मेथड से। वर्ड सुना आपने? लेकिन यहाँ एक सिस्टमेटिक लिखा वर्ड, ये एलोकेशन जरूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड से हो, इसके लिए और भी मेथड्स हैं। तो उन मेथड्स की तरफ अभी मैं चलता हूँ। तो एलोकेशन के फिर डिफरेंट मेथड जरूर हैं, लेकिन कोई भी मेथड हो, उसका मकसद क्या है? क्या चीज किस पे डिवाइड हो जाए? डेप्रिशिएबल अमाउंट यूजफुल लाइफ पे डिवाइड हो जाए। तो ये डेप्रिशिएबल अमाउंट को यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करने के लिए मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन फिर यूज किए जाते हैं। उन पे जाने से पहले मैं जरा रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा कि इन डेफिनेशंस को जरा एक नजर दोबारा देख लें। आई होप कि मैं कुछ समझा सका हूँ। बाकी वो जो मैंने फिगर्स लिखी थी वो तो सिंपल सी थी, अभी आप आगे जाके फिर मेरे साथ वर्किंग कीजिएगा जब जरूरत पड़ेगी। तो एक नजर जरा काइंडली दोबारा रिवाइज कर लें। मेरी अगर किसी बात में कोई कंफ्यूजन रह गई है तो वो पहले डिस्कस करना। सिस्टमेटिक का मतलब है मेथड्स, सिस्टमेटिकली एलोकेट करना होता है बाय यूजिंग मेथड। तो वो सिस्टमेटिकली मेरे मेथड्स होते हैं। एलोकेशन का जो मतलब है, यहाँ एलोकेशन का जो वर्ड है ये डिवीजन के लिए, लेकिन सिस्टमेटिकली अपने डिवाइड उसे करना, वो फिर मैं अभी बताता हूँ कि मेथड्स में सिस्टमेटिकली कैसे होता है। ये कौन सा पूछ रहे थे? सॉरी, ये मैसेज ठीक है। ये सिस्टमेटिक से मतलब अभी मेथड्स आ रहे हैं जी। तला इंशाल्लाह सब कुछ करेंगे यार, पहले इसके दौरान तो कर लेंगे। 8 साल बाद अगर मशीन और हो सकती है यूज, तो फिर क्या करेंगे? इंशाल्लाह फिर भी कुछ करेंगे यार। लेकिन अगर 8 साल पहले पता चला कि 8 साल लाइफ की भी जगह कुछ और होगी, तो ये सब कुछ इंशाल्लाह होगा। आज मेरा जरा मकसद ये है कि थोड़ा सा कुछ होपफुली, ये पढ़े हुए ना सारी चीजें आपने, मेरी ख्वाहिश जरा ये है कि कुछ आपको जरा चीजें रिवाइज हो जाए। तो यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है, बाकी तो इंशाल्लाह गेम इंशाल्लाह ऑन है जी। जो हजरात मेरे सामने बैठे हैं, बेटा कोई आपको क्वेश्चन? पढ़े तो सही, पढ़ तो रहे नहीं आप। जी सर, हल्का सा सर।
बट आप इसलिए वाई भी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, एक सवाल मेरे सामने आएगा, आप में से आंसर देगा जी, वाई भी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन? हम बेटा इसलिए कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन क्योंकि हमारा एसेट मुसलसल इस्तेमाल की वजह से कम हो रहा होता है, और आपने पढ़ा हुआ है कि जब किसी अमाउंट का फायदा मिल जाए तो वो अमाउंट फिर एसेट नहीं रहती, वो एक्सपेंस बन जाती है। तो ये पता चलेगा कि किस अमाउंट का हमने फायदा ले लिया है, तभी उनसे एसेट में से निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन के नाम से चार्ज कर सकेंगे। इस्तेमाल करने से ग्रेजुअली क्या होता है, चीजों की वैल्यू बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो वो कितनी कम हुई है वो कैलकुलेट करने के लिए फिर डिफरेंट मेथड्स हैं। तो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट एसेट्स के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं। मसलन अगर बिल्डिंग्स वगैरह हैं तो वो नॉर्मली एक ही जैसी इस्तेमाल होती हैं मुसलसल, तो शायद स्ट्रेट लाइन मेथड अप्रोप्रिएट है। लेकिन अगर मशीनें हों तो नॉर्मली मशीनें पहले सालों में ज़्यादा बेनिफिट देती हैं, ग्रेजुअली उनके बेनिफिट्स कम हो जाते हैं, तो इसलिए फिर रिड्यूसिंग बैलेंस वगैरह है वगैरह वगैरह, वो फिर मैं अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ। जी सर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है यार, इतना शर्मिंदा तो ना करें। अगर रेजुअल वाली बेटा ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब डेप्रिशिएबल अमाउंट है ही नहीं, नेगेटिव है, फिर डेप्रिसिएशन आप बताएं चार्ज होनी चाहिए। फिर किस चीज की डेप्रिसिएशन? अगर डेप्रिशिएबल अमाउंट ही नहीं है तो फिर डेप्रिसिएशन ही नहीं है। पाकिस्तान में? जी जी, पाकिस्तान कहाँ से आ गया? पाकिस्तान में डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट रखता है? सोच लेते हैं बेटा, ये आप नहीं, मैं सोचने लगा हूँ आपके साथ। ये आपके साथ आप कुछ डेस्क पे बैठे हैं या मेरे पास ये टेबल है सामने, तो बताएं ये पाकिस्तान में ये चीजें तो अगर नहीं है तो नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि जब मैं बेचूंगा तो ये 35,000 का हो जाएगा, तो पाकिस्तान थोड़े दुनिया में कहीं भी अप्रिशिएट नहीं होगा। लेकिन मुझे उस मोबाइल की तरह, मुझे भी वो मोबाइल बताएं जिसे आप 27 का खरीदेंगे और 35 का हो जाएगा। सर अगर होते हैं तो मुझे बताएं, मैं भी खरीद लेता हूँ सर। नहीं, अगर आपने 2017 में कार ली और आपको ये एक्सपेक्टेड है कि 2025 में वो 10 लाख की आपने खरीदी थी और 50 लाख की हो जाएगी, तो आप कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? आप नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब बाद में आपका एस्टीमेट चेंज हो गया, आप एस्टीमेट रिवाइज कर लेंगे, तो इंशाल्लाह वो आईएस 8 में करेंगे जाके। नहीं, आप इस चीज को कंफ्यूज काइंडली नहीं करें प्लीज। एक है बाद में कितने पे बिक रही है, एक है कि हमारा अंदाजा क्या था। तो अगर आपका अंदाजा है कि डेप्रिशिएबल अमाउंट है तो आप डेप्रिशिएट करेंगे, लेकिन अगर उसी वक्त आपका अंदाजा है कि आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट है ही नहीं तो आप डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूर पॉसिबल है, ये हो सकता है जी। कंसंट्रेट बेटा प्लीज, मगर आंसर इधर दे रहा हूँ, आवाज मेरी हर जगह आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप भी प्लीज फोकस करें। अब मैंने 1 मिलियन लिखा है यहाँ रेजिडुअल वैल्यू, ये हो सकता है कि जब एक्चुअली बेचें तो इस 1 मिलियन से कम या ज्यादा पे बेचे, तो वो तो पॉसिबल है क्योंकि ये तो एस्टिमेटेड अमाउंट। हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा ये बेस्ट एस्टिमेट हो, लेकिन हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि इसमें वेरिएशन आ जाए। ये यूजुअल लाइफ में भी वेरिएशन आ सकती है, तो फिर डेफिनेटली अकाउंटिंग कोई ना कोई प्रिंसिपल होना चाहिए कि हाउ टू डेप्रिशिएट, सॉरी हाउ टू चेंज द एस्टिमेट्स। तो वो इंशाल्लाह आईएस 8, अभी हमने नंबर 2 पढ़ा था, हेडिंग में नंबर 2 हेडिंग में आया था आईएस 8, तो उसमें ये लंबी इंशाल्लाह बहसें होंगी। जी सर, ट्रीज की भी डेप्रिसिएशन होती है। जी आसिफ, आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं बात, इसके लिए आपको जरा FA2 तक पहुंचना है, फिर इंशाल्लाह ट्रीज की डेप्रिसिएशन कैसे होती है ये भी डिस्कस करेंगे। जी, कैश की जो वैल्यू कम हो जाती है ये बेटा इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है ये इंशाल्लाह फाइनल में पढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल है आज हम FA1 में वापस आके कुछ और पढ़ लें। जी बात बेटा मैं ये कर रहा था, क्या कर रहा था, आप डेफिनेशंस पढ़ रहे थे? एनी अदर कंफ्यूजन? बेटा मैंने बड़ी मुश्किल से आज तक की थोड़ी सी चीजें याद की हैं, इस तरह तो मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं इंशाल्लाह कल और पढ़ के आऊंगा, फिर इंशाल्लाह ये बातें करेंगे। ट्रीज की डेप्रिसिएशन, इंशाल्लाह कैश की वैल्यू, इस पे फोकस कर लें जी। चलो आगे, रीजनेबली क्लियर है सर? आई होप कि मैं आपके इम्तिहान में कुछ ना कुछ थोड़ा सा कामयाब हो सका हूँ। बाकी मैं इंशाल्लाह सब कुछ बदल देना सर, 1-2 दिन रुक जाए जरा आप, इंशाल्लाह मुझे 2-3 दिन और दे दें, फिर इंशाल्लाह आप कहेंगे कि अभी और भी है ये। बल्कि जब आपने इंट्रो स्टार्ट की होगी ना तो फर्स्ट 2-3 डेज में आपको भी महसूस हुआ होगा
आपका बल्कि ख्याल होगा कि शायद आपसे पहले कुछ क्वेश्चंस अकाउंटेंट्स के जहन में नहीं आए। आपने शुरू के दिनों में अपने टीचर से जरूर सवाल किया, सर अगर ये हो जाए, अगर ये हो जाए, तो उस गरीब ने बड़ी मुश्किल से आपको ये कहा होगा कि बेटा थोड़ा दिन ठहर जाए। लेकिन आई होप कि जब आपने पेपर दिया है तो कुछ ना कुछ हो गया है। तो मुझे भी जरा 2-4 दिन देने, फिर इंशाल्लाह उसके बाद बात करेंगे। मीन्स टू से इन अदर वर्ड्स बहुत कुछ है बेटा दुनिया में, लेकिन स्टेप वाइज चलना पड़ता है। ये अगर मैं कह दूं आज उसका वो होता है उसको वो होता है, तो अभी डेफिनेटली हमारा शायद वो उस तरह से लेवल भी नहीं है और चीज़ों को इस तरह से शायद अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल है। तो इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन सारे मैं कोशिश करूंगा कि एड्रेस हो जाए अप टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, लेकिन एक सीक्वेंस में अगर चलेंगे तो मैं भी सही प्रॉपर समझा सकूंगा। तो यहाँ तक की बातों में कोई मैंने, बल्कि मेरे क्वेश्चन अब ये पूछना आपसे, यहाँ तक की डिस्कशन में कोई मैंने ऐसी चीज आपके सामने कही हो जिसका आपको पहले आइडिया ना हो। इस वक्त मेरा मेन फोकस ये है कि जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वो जरा मुझे आइडिया हो जाए, ताकि उसमें मैं अपनी चीजें कल परसों से को आपके जहन में फर्दर ऐड कर सकूं। तो अगर मैं कोई नई बात कर रहा हूँ, जो चीज़ आपने किसी डिफरेंट तरीके से सुनी हुई है या सोची हुई है, तो वो जरूर मुझे कम्युनिकेट कीजिएगा। ठीक है जी, कोई इशू इस हवाले से तो इशू नहीं ना। चलिए जी कुछ मेथड्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आ गई जी, मेथड्स ऑफ मेथड्स ऑफ। अब अगर आपने यहाँ तक कि मेरी बातें गौर से सुनी हो तो अब आपसे एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि ये मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्यों अब हम पढ़ने लगे हैं? ये मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन से क्या पता चलेगा? ये मेथड्स हमें बताएंगे क्या? ये मेथड से क्या पता चलेगा? ये मेथड्स जो हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट को एलोकेट करने के लिए, ये मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। हमने डेप्रिशिएबल अमाउंट को एलोकेट कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, उसको डेप्रिशिएबल अमाउंट को एलोकेट करने के 5 मेथड्स हैं। तो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन मींस मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग, ब्रैकेट में लिखा था अपने से, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन मींस methods of allocating depreciable amount. Methods of allocating depreciable amount over the useful life. ये मेरी बात किसको समझ रही है ब्रैकेट? व्हाट इज द नीड ऑफ दीज मेथड्स? ये मेथड्स क्या करेंगे? ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब डेप्रिसिएशन क्या चीज है? वो है जो शायद मैंने ब्रैकेट में लिखी है। डेप्रिसिएशन क्या चीज है? डेप्रिशिएबल अमाउंट की एलोकेशन का नाम डेप्रिसिएशन। तो ये हमें मेथड्स ये बताएंगे कि एनुअली कितने कितने रुपए की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अमाउंट होनी चाहिए। तो डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन मींस एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट। अब हम मेथड इंशाल्लाह एज इट इज पढ़ते पढ़ा लेंगे, आपने पहले भी पढ़े होंगे। इस वक्त अगर काइंडली ये ना जहन में आए, मैं वो पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कौन सा मेथड कब यूज होना है, किस सिचुएशन में यूज होना है। फिलहाल तो ये आपकी लेवल की चीज नहीं है, एग्जामिनर आपको खुद बताएगा कि कौन सा मेथड आपने यूज करना है। लेकिन प्रैक्टिकली डिफरेंट सिचुएशंस में अगर कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो इक्वल बेनिफिट्स देते हैं हर साल, तो फिर शायद कौन सा यूज होना चाहिए। लेकिन मशीनें हैं, व्हीकल्स हैं, ये जो मशीनरी टाइप चीजें होती हैं, ये शुरू वाले सालों में जरा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं, लेकिन ग्रेजुअली इनकी परफॉर्मेंस जरा खराब हो जाती है। तो देयरफॉर ज्यादा बेहतर होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, क्योंकि उसमें शुरू वाले सालों में डेप्रिसिएशन ज्यादा कैलकुलेट होती है, बाद में फिर कम होती है। तो इस वक्त हम डेप्रिसिएशन के मेथड्स को जरा एज इट इज अप्लाई करके रिवाइज कर लेते हैं। बाद में फिर किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज करना है वो हमें एग्जामिनर बताएगा, लेकिन रियल लाइफ में फिर एसेट्स को देखा जाता है और अकॉर्डिंगली जो एसेट जिस एसेट ने जिस तरह हमें बेनिफिट देना हो, जिस एसेट ने जैसे बेनिफिट देना हो, अकॉर्डिंगली उसी तरह फिर मेथड सेलेक्ट भी किया जाता है। तो जस्ट फोकस ऑन द रिवीजन ऑफ द मेथड्स। इस वक्त जरा फार्मूले और कैलकुलेशंस अगर रिवाइज करना है तो वो मेरे ख्याल इस वक्त पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फाइन, आपके सामने मैं कुछ फिगर्स भी बोलता जाता हूँ, छोटी छोटी कैलकुलेशंस भी करते जाते हैं। सबसे पहला मेथड का नाम क्या आ गया जी? इसकी जरा नंबरिंग कर ले, मेरा नंबरिंग नहीं हुई, 1 2 3 4 5, 2 3 2 आगे भी हैं शायद। व्हाट इज द मेथड नंबर 1? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में मेरी हेल्प करें जी, कुछ चीजें सिंपल हैं, जरा रिवाइज करवा दें मुझे। स्ट्रेट लाइन मेथड में एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बताएं, क्या लिखा हुआ?
just for a sake of a calculation, for the sake of calculating the figure, 1 lakh cost है suppose, residual value suppose 20,000 है, divided by estimated useful life suppose 4 है, calculator पकड़ा, ये किया करें वर्किंग छोटी छोटी, इन्वॉल्व रहा करें क्लास में। अगर आज कैलकुलेटर नहीं भी है तो काइंडली कल जरूर हो। ये 1 लाख माइनस 20,000 मीन्स 80,000 डेप्रिशिएबल अमाउंट बनी, डिवाइड बाय 4 मीन्स 20,000 क्या आया, 20,000 क्या आया, डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन। अगर बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो हर साल सेम तरीके से अगर आपने दोबारा फॉर्मूला लगाना भी है तो सेकेंड ईयर में फिर फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ एंड सो ऑन। इन अदर वर्ड्स हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड में आपकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम ही कैलकुलेट होगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में एक और भी ढूंढने कहीं जरा, इसी के साथ नीचे लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए एक ऑल्टरनेट वे भी है। एक तरीका क्या भी पढ़ा हमने कि फॉर्मूला यूज करें और डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करना है, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में इस वक्त हम है, स्ट्रेट लाइन मेथड में एक और तरीका ये है कि रेट कैलकुलेट किया जाए और रेट को भी आप डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। मैं किस मेथड में ही बात कर रहा हूँ, तो अभी वो मिक्स ना कीजिएगा, रिड्यूसिंग बैलेंस भी आपके ज़हन में आएगा, लेकिन अभी मैं रिड्यूसिंग में नहीं हूँ। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करने का एक ऑल्टरनेट क्या है कि रेट भी निकाला जाता है। एक रेट का फॉर्मूला देखें, सिंपल सा रेट का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है यहाँ, मैं सेम फिगर्स यूज कर रहा हूँ, ये अपने साथ चाहे पेज पे नोट कर लेना छोटा सा। लेट्स अज्यूम 4 इयर्स यूजफुल लाइफ है, 1 डिवाइड बाय 4 और इंटू 100 करके जरा 25% की छोटी सी कैलकुलेशन कर लें। स्ट्रेट लाइन मेथड में फार्मूले के साथ साथ अगर कभी जरूरत पड़े तो रेट्स की बेस पे भी वर्किंग हो जाती है, और अगर रेट निकालना पड़ जाए स्ट्रेट लाइन मेथड में तो व्हाट इज द फार्मूला दैट वी यूज, 1 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ इनटू 25%। अब बेटा अगर रेट की बेस पे वर्किंग करनी हो तो देन हर साल फिर आप क्या करेंगे, कंसंट्रेट पहले एक मिनट, ईयर 1 की अगर सपोज मैंने डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है फर्स्ट ईयर की, तो 1 लाख सपोज कॉस्ट है, 20,000 रेजिडुअल वैल्यू है, मैं पहले डेप्रिशिएबल अमाउंट कैलकुलेट करूंगा और देन मल्टीप्लाइड बाय रेट कर दूंगा। सॉल्व करें जरा प्लीज, सॉल्व करें, सॉल्व तो करें। 1 लाख क्या अज्यूम किया मैंने, माइनस 20,000 सपोज रेजिडुअल वैल्यू है, इन अदर वर्ड्स 80,000 की डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 25%। आंसर आपका क्या आया, व्हाट इज 20,000 डेप्रिसिएशन। आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन दो तरीके ज़हन में रखें, फार्मूला भी यूज किया जा सकता है और रेट को भी यूज किया जा सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करना है उसमें, डेप्रिशिएबल अमाउंट से। अगर आपने सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है तो सेकेंड ईयर में भी क्या करेंगे, सेम फार्मूला कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 25%। हर साल अगर रेट है भी तो आप क्या फार्मूला यूज करेंगे, बोल दें जरा फाइनली, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट। ये छोटी सी वर्किंग चाहे पेज पे लिख लें, ये साथ ही जहाँ जगह या पेज के नीचे थोड़ी सी जगह बना लें, वैसे साथ बना लें, नीचे पर रिड्यूसिंग बैलेंस को एक्सप्लेन कर लेंगे। एनी कंफ्यूजन, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला भी है और अल्टरनेटिवली रेट निकाल का भी फाइंड आउट करके डेप्रिशिएबल अमाउंट से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला जा सकता है, लेकिन हर साल रेट लगना किससे, डेप्रिशिएबल अमाउंट से, विच मींस कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू से। एनी कंफ्यूजन, ये साथ ये लास्ट लाइन वाले हजरात जरा इन्वॉल्व रहिएगा प्लीज। समझ आ रहा है बेटा आप लोग, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज मेरी ठीक है, ये मेरा ख्याल बेटा अगर किसी का इशू आ रहा है तो ये स्पेसिफिक इशू लग रहा है मुझे, ये मुझे जरा देखिए कर रहा है। बाय डिफॉल्ट तो स्ट्रेट लाइन मेथड में फॉर्मूला यूज होगा जो एनुअल डेप्रिसिएशन का हमने पढ़ा है, लेकिन जरा आइडिया होना चाहिए
कि अगर कभी रेट एग्जामिनर दे दे फॉर एग्जांपल, तो रेट ने हर साल डेप्रिशिएबल अमाउंट से ही मल्टीप्लाई होना है। याद रहेगा प्लीज। तो पहला कौन सा अल्हम्दुलिल्लाह मेथड हो गया, डेप्रिसिएशन बहरहाल हर साल एनुअल जो डेप्रिसिएशन है इसमें वो शायद फिर कांस्टेंट रहेगी, स्ट्रेट लाइन शायद इसलिए वर्ड भी है। सेकंड मेथड में, सेकंड मेथड का नाम लिखा हुआ है सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और भी बहुत से नाम है, डिमिनिशिंग बैलेंस भी लिखा हुआ है, एक दो और भी शायद यूज हो जाते हैं, इंशाल्लाह वो डिस्कस कर लेंगे। तो कॉमन मेरा ख्याल है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही यूज होता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हवाले से पहले जरा मेरी कुछ बातें और से सुन लें, इसकी फिर कैलकुलेशन अभी करते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से अगर आपने वर्किंग करनी है तो हमेशा आपको डेप्रिसिएशन का रेट चाहिए। अगर तो रेट एग्जामिनर ने दे दी है तो हम एज इट इज उस रेट को यूज करेंगे, और अगर एग्जामिनर ने रेट नहीं दिया तो फिर रेट कैलकुलेट कर लेंगे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमेशा क्या होना चाहिए, रेट होना चाहिए। एग्जामिनर बता दे ओके है, एज इट इज यूज करेंगे जो एग्जामिनर ने कहा होगा, लेकिन अगर एग्जामिनर ने रेट ना बताया हो तो फिर रेट कैलकुलेट करने का रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला ढूंढना जरा क्या है, बोलना जरा ढूंढ के क्या लिखा हुआ, 1 माइनस एन लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट है, एस लिखा हुआ है, एस को आप आर बी भी कह सकते हैं, रेजिडुअल वैल्यू, और डिवाइड बाय कॉस्ट लिखा हुआ है। ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा जरा अपने हाथ से जरा फर्दर एक्सप्लेन करना जरा वर्ड्स को, अपने हाथ से इस पेज पे लिख रहा था। एस जो लिखा हुआ था फार्मूले में स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू ही के लिए ऑल्टरनेट वर्ड भी है। लिखते हुए काइंडली जरा फार्मूला बोल दें। 1 माइनस एन, एन स्टैंड्स फॉर यूजफुल लाइफ है, आर वी स्टैंड्स फॉर रेजिडुअल वैल्यू है, और कॉस्ट स्टैंड फॉर कॉस्ट ही है। रेजिडुअल वैल्यू ही के लिए स्क्रैप वैल्यू वर्ड भी ऑल्टरनेटिवली यूज हो जाता है। और देन ये होल ब्रैकेट 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसे ब्रैकेट में सॉल्व कर लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हमेशा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट कैलकुलेट करेंगे? हाँ जी, हमेशा रेट कैलकुलेट नहीं करेंगे, रेट चाहिए होगा, हमेशा रेट चाहिए। अगर गिवन है तो बेटा एज इट इज यूज कर लेंगे, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो फिर रेट कैलकुलेट किया करेंगे। ठीक है, आइए जरा इन फिगर्स इस फार्मूले को जरा अप्लाई करना भी होपफुली आपको होपफुली याद होगा वैसे, लेकिन जरा मुझे आइडिया हो जाए कि कैलकुलेशन अगर कभी करनी पड़ जाए तो मसला तो नहीं हो जाएगा। ये मैं कोई डाटा जूम कर रहा हूँ जरा, ये पॉसिबल है इधर ही लिखना है फिर रजिस्टर खोलना है, अगर इधर लिखना मुश्किल हो रहा है, लेकिन नोट कर रहे हैं बहरहाल आप, आई एम अज्यूमिंग कि कहीं ना कहीं लिख रहे हैं आप, जहन में ना कह दीजिए कि जहन में लिख रहा हूँ जी। सपोज 1 माइनस एन बेटा यूजफुल लाइफ लेट्स अज्यूम 4 इयर्स है, रेजिडुअल वैल्यू लेट्स अज्यूम 20,000 है, और कॉस्ट सपोज 1 लाख है। अब सब लोगों ने, आई होप कि मेजोरिटी के पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, इसको सॉल्व करके मुझे आंसर जरूर बताना है ताकि जरा मुझे आइडिया हो जाए ये कैलकुलेशन सबको याद भी है या नहीं है। ठीक है, जिनके पास ऑप्शन नहीं है वो ओके है, लेकिन जिन हजरात के पास कैलकुलेटर अवेलेबल है प्लीज जरूर सॉल्व करें ताकि मुझे आइडिया हो कि ये कैलकुलेशन हो पा रही है नहीं। अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं जरा बोल भी देता हूँ कैसे, वैसे मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने की होगी ये कैलकुलेशन कभी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी जरा आंसर भेजेंगे जरा, इंटू 100 करके बताइएगा फाइनली। जी जिन हजरात का 33.125 शायद आ रहा है, तो अगर ये आ रहा है तो ठीक है, लेकिन जरा मैं रुक रहा हूँ ऐसे, सब लोग बताए, आप आइडिया दें जरा काइंडली, फिगर सॉल्व हो रही है नहीं। एक कैलकुलेटर पे 3 4 5 6 जहन अप्लाई हो रहे हैं, कैलकुलेटर एक एक लाइन में एक एक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल दो दो रखे हुए हैं। जी लास्ट लाइन वाले हजरात क्या बेटा आंसर आ रहा है? आंसर ही साइलेंट हो गया। अपना अपना कर लें, कोई मसला नहीं, मैं बताता हूँ अभी, जिनसे नहीं हो रहा मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी।
तो मुबीन ऊपर मेरे टेबल पे कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, वो वाइट सा कैलकुलेटर पड़ा हुआ है मेरे टेबल पर, ऊपर देखिए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका आंसर आ रहा प्लीज? कितने लोग ऐसे हैं जिनका आंसर नहीं आया? 33.125 नहीं आया। नहीं मतलब उनको फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने कुछ नहीं बेटा कहना, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिन हजरात का आंसर 33.125 समथिंग नहीं आया वो काइंडली तरफ मुझे बता तो दें। अगर कोई भी ऐसा नहीं है तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते। जिनका नहीं आया तो एक मिनट में मैं बताता हूँ। नहीं आपके पास जो कैलकुलेटर्स है, जरा मुझे आप आइडिया देगा किस तरह के कैलकुलेटर्स मेजोरिटी के पास है? ये एक मिनट दिखाइए मेरा ख्याल है इस तरह का होगा। जरा इस तरह के कैलकुलेटर्स हैं या डिफरेंट तो नहीं? मेरा ख्याल नॉर्मली यही होता है शायद। चलिए मेरे साथ वर्किंग करें जिनका आंसर नहीं आया। मैं अज्यूम कर रहा हूँ इस तरह कैलकुलेटर आपके पास, आपका आ गया था? ये बेटा जिनका नहीं आ रहा मेरे साथ पे सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर पे 1 ढूंढे। नहीं अब सीक्वेंस में चले ना यार, हंसने की जरूरत नहीं है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी अगर आंसर नहीं आया, सीरियस नहीं बेटा, इस तरह की चीजें ये मैं इंटेंशनली रिवाइज करवा रहा हूँ चीजें। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम ये अज्यूम करें कि ये नहीं आता और आगे चल पड़े। इट इज अ मिनिमम कि हमें कम से कम ये चीजें पता हो ताकि हम इसकी बेस पे कोई नेक्स्ट डिस्कशन कर सकें। तो इन चीजों को सीरियस लें। मुझे उम्मीद है कि आपको आता है, लेकिन मकसद इसका ये कि रिवाइज हो जाए। तो प्लीज ये टाइम वेस्टिंग नहीं है, सब लोग इन्वॉल्व रहेगा। जी लिखें जी प्लीज। 1 माइनस बेटा 4 ढूंढना है और देन उसके बाद फिर ये शिफ्ट का साइन है। जब ये शिफ्ट का साइन आप प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपने अपना एक आइकन ढूंढना। ऊपर आपके पास एक आइकन होगा जिसमें मेरा ख्याल है कि एक्स बॉक्स टाइप बना हुआ है। तो इसके ऊपर जो है ना, जिसमें बॉक्स यहाँ पहुंचना है, तो ऊपर जाने के लिए फिर शिफ्ट पहले प्रेस करें। ये जो हजरात नहीं और पा रहा था उनसे बात कर रहा हूँ मैं, साथ है मेरे। 1 माइनस 4 शिफ्ट के साथ अब ये आइकन प्रेस कर दिया, आइकन प्रेस कर दिया सर। अब इससे एक स्क्वायर रूट सॉर्ट बन जाएगा। तो इसमें 20,000 और फिगर्स प्लेस कर दें, डिवाइड बाय 100,000 इज इक्वल टू प्रेस कर लें इंटू 100 कर लें। आ जाएगा आंसर? जिन हजरात का आंसर नहीं आ रहा था उनसे पूछ रहा हूँ। 33.125 चल रहा है आगे, अभी भी नहीं आ रहा? आप जो पूछ रहे थे मुझसे। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट सब हो गया कि नहीं? अभी भी नहीं हो रहा? जीरो दबाएं सर, कैलकुलेटर पे जीरो करें। अब मेरी तरफ देखें ना, आप साथ वालों से भी पूछ रहे हैं और वैसे भी देख रहे हैं, इस तरह नहीं करें, बस मेरे पे फोकस रखें। कैलकुलेटर पे 1 दबाएं। बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं पहले, बिस्मिल्लाह नहीं ठीक है ना, दोबारा ना गलत। 1 प्लीज, अब प्लीज एक मिनट सीरियस है। जिसका नहीं हो रहा मुझसे मैं करवाता रहूँ। -4 शिफ्ट बोर्ड, एक मिनट बोर्ड, बोर्ड इधर, बोर्ड 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 कहीं नहीं, कैलकुलेटर पे इधर। अब ये वाला आइकन ढूंढना ऊपर, एक्स बॉक्स सा बना हुआ है, शिफ्ट प्रेस करके उसे प्रेस करें, स्क्वायर रूट खुल जाएगा। खुल गया कि नहीं पहले यहाँ तक बता दें, कैलकुलेटर पे देखें। अब इसमें फिगर्स प्लेस करें, 20,000 डिवाइडेड बाय 100,000। ये बेटा हो सकता है डिफरेंट कैलकुलेटर्स पे कोई और ऑप्शन भी हो, तो आपकी चॉइस है। अब इंटू इज इक्वल टू मैंने प्रेस किया, डिवाइड बाय 100,000 करके इज इक्वल टू। अब यहाँ तक 0.33 समथिंग होगा, अभी भी नहीं है। अब इंटू 100 कर दें परसेंटेज में आंसर लाने के लिए। फाइनली जरा बोल दें आंसर क्या आपका। बस इतना सा काम है। अब इस तरह करें, जीरो करें कैलकुलेटर पे और मुझे दोबारा सॉल्व करके बताएं होता है कि नहीं। जी बेटा रेट निकाल लिया सबने? अब सॉरी मैं उधर ही देखता रहा हूँ कि इधर भी हजरात थे कुछ लोग। एनी कंफ्यूजन फाइनली? सबका रेट प्लीज आ गया? अब एक और इंपॉर्टेंट इशू है, आप बताएं रेट है क्या? 33 पॉइंट। अब इसके बाद 1 to 5 समथिंग चलता जा रहा है, लेकिन अब डेफिनेटली लिखते हुए हम सारा रेट नहीं लिख सकेंगे, टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। तो मुझे फाइनली सजेस्ट करें राउंडिंग ऑफ का आपको अंदाजा होगा, तो 13% पे राउंड ऑफ कर दो।
पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स तक चले जाए, लेकिन उससे आगे जाना शायद टाइम वेस्टिंग है। जब भी कभी राउंड ऑफ करना पड़ा, रेट कभी आएगा पॉइंट्स में जा रहा होगा, तो 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ करवा दिया करेंगे। सर जी प्लीज करवा दिया करेंगे। अब डेफिनेटली बेटा जो रेट अब राउंड ऑफ हो गया, हम इसकी बेस पर अपनी वर्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ से मैंने आपको डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करवानी है। आपके पास स्पेस है तो सही पेज के नीचे, लेकिन थोड़ी सी शायद हम फर्दर एक्सप्लेन कर लेते हैं। मेरे ख्याल अब रजिस्टर पे करें यहाँ से, और सीरियसली जरा बात है। सबको ये रेट कैलकुलेट करना और जो मैंने राउंड ऑफ किया है सब समझ आ गया? एनी कंफ्यूजन? अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अगर रेट सामने आ जाए तो हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑफ ईच ईयर, उसको समझने के लिए मेरा ख्याल है रजिस्टर पे एक्सप्लेन करना है। खोल लें, रजिस्टर होगा आपके पास, हेडिंग उसमें लिख लें आप लोग, बल्कि ये रेट अगर दोबारा सॉल्व कर लें वहां रजिस्टर में जहां भी आप शुरू कर रहे हैं। जीरो डिस्टर्बेंस काइंडली प्लीज, जीरो डिस्टर्बेंस। रेट की कैलकुलेशन मैं चाह रहा हूँ कि आप जहां भी रजिस्टर में कहीं स्टार्ट करें तो चाहे दोबारा रेट लिखें। जब रेट लिख लेंगे तो उसके बाद हेडिंग लिखें, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। जी कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन की हेडिंग लिख के कहीं रुकना आपने जरा। आइडियली वैसे मेरी सजेशन यही है, जिस समय कॉस्ट में भी कह रहा था, अगर हर सब्जेक्ट के लिए कोई लाता रजिस्टर हो जाए वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ये जो आप शुरू करेंगे ये आपके नोट्स डेवलप हो जाएंगे। बीच में अगर सारे सब्जेक्ट्स मिक्स हो जाए तो शायद सही तरह रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है। वैसे भी बचपन से में लाए यार, जब भी कोई नई क्लासेस स्टार्ट होती थी, किसी नई क्लास में जाते थे, एक नया जज्बा होता था, वो सारा लगता है पास्ट इवेंट हो गया लगता है वो सारा। अब तो सीए में आगे आके पता भी नहीं चलता कि अब आगे क्या होना है। जज्बात ठंडे ना करें सर। गर्मी है तो बेटा गर्मी में गर्मी लगती है, अब क्या करें। अगर कोई एसी चलवाना तो चलवा लें, अगर आप एसी चलवाना चाह रहे हैं तो वो तो सीधी बात है कि एसी चला दें। एसी चलाएं, एसी चला दें, सारे चला दें। ये टेम्परेचर आप लोगों ने सही नहीं ना रखा हुआ इस तरह, तो मैंने कहा तो इसका कोई फायदा नहीं है। ये 2024 पे चलाई जा रही है, इसमें क्या फायदा है। सॉरी बस 1 मिनट चलने लगे। ये कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन में ये जो मैंने अभी रेट आपको सॉल्व करवाया, इसमें मैंने 4 साल अज्यूम किए हैं। ये फोकस कीजिएगा जी प्लीज। तो मैं अब आपके सामने, अभी आपने लिखना नहीं है प्लीज। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, मतलब फॉर एग्जांपल ये जो हमारा एसेट है, इसकी जो 4 सालों की अब डेप्रिसिएशन है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, उसकी एक वर्किंग लिख रहा हूँ। मैंने अच्छा में कुछ कॉलम्स बनाने, तो मैं चाह रहा हूँ पहले मैं बना लूँ ताकि अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करें। जस्ट 1 मिनट पेशेंस जी। फर्स्ट ईयर में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अगर हो, रेट सामने आ जाए, तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन का रेट यूज कैसे होता है। कॉस्ट मैंने अज्यूम की भी 1 लाख। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से ही मल्टीप्लाई होता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके रेट अप्लाई नहीं होता, क्योंकि जो रेट की कैलकुलेशन होती है उस रेट की कैलकुलेशन में ऑलरेडी पहले रेजिडुअल वैल्यू का इफेक्ट आ चुका है। तो फर्स्ट ईयर में रेट किससे मल्टीप्लाई होना है? कॉस्ट से विदाउट डिडक्टिंग द रेजिडुअल वैल्यू। तो 1 लाख मींस कॉस्ट मींस 1 लाख एंड मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो हमने फाइनली राउंड ऑफ किया हुआ है 33.13 पे। कैलकुलेटर्स पकड़ने जरा 1 मिनट, मुझे एक लाइन करवा दें आप। मुझे पता है आपको आता है, लेकिन चंद वर्ड्स मेरे से सुनकर जरा रिवाइज करें। कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट इज इक्वल टू, आंसर आया 33,130। ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन। देन बेटा यहां से मैंने जरा 2 कॉलम्स और आपके सामने बनाने हैं। डेप्रिसिएशन के बाद फिर अब हम सेकंड कॉलम बनाते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वो टोटल डेप्रिसिएशन जो अब तक चार्ज हो गई है। कंसंट्रेट ऑन माय वर्ड्स, ये अपने कॉन्सेप्ट सही तरह रिफाइन करें, जरा रिफाइन भी करें, रिवाइज भी करें। डेप्रिसिएशन का मतलब है पहले साल की अमाउंट जिससे एसेट ने कम होना है। अगर एक साल गुजर गया है तो एक साल बाद टोटल एसेट कितने से डेप्रिशिएट हो गया है, इतने से ही हुआ, पहला साल है इतना ही हुआ। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है टोटल डेप्रिसिएशन जो एसेट पे चार्ज हो गई है। तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन की अमाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट के इक्वली होती है, लेकिन सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स ये डिफरेंट हो जाएगी। एक्यूमुलेटेड का असल में मीनिंग क्या है, बार बार बोल रहा हूँ, टोटल डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो चुकी है पहले साल में उतनी चार्ज हो चुकी है जितनी हमने चार्ज की है, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो व्हाट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आफ्टर फर्स्ट ईयर? 33,130। क्या फर्स्ट ईयर के एंड पे ये दोनों अमाउंट सेम होती हैं? सेम होती हैं, सही कह रहे हैं। देन यहाँ से फिर मैं सेकंड ईयर में बाद में चलता हूँ। एक थर्ड कॉलम में मुझे अपने वर्किंग करवानी है रिटर्न डाउन वैल्यू, जिसे WDV भी शायद बोलते हैं, नेट बुक वैल्यू भी बोलते हैं, जिसे कैरिंग अमाउंट भी शायद कहते हैं, बुक वैल्यू भी वर्ड यूज करते हैं। तो उनमें से फिलहाल एक कर लेते हैं। कभी सुना है वर्ड WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू? इसका फार्मूला बताएं, मैंने फार्मूला पूछा। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए जब थोड़े से वर्ड्स कम करके मैंने एब्रिविएशन बनाई है। तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस WDV की फिगर आ जाएगी। WDV का कॉन्सेप्चुअली मीनिंग होता है, या पहले एक फिगर सॉल्व करें जरा, ये सॉल्व WDV की वर्कआउट करवाएं जरा। कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो आंसर आएगा 66,870। WDV कैलकुलेट होती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बट बेटा WDV का मतलब होता है कि एसेट रह कितना गया, एक साल के बाद अब ये रह कितने का गया, 66,870। तो एसेट अब कितने का रह गया अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। साल के शुरू में ये एसेट 1 लाख का था, लेकिन एक साल डेप्रिशिएट होने के बाद हमारा एसेट 66,870 हो गया। लेट मी रिवाइज फर्स्ट ईयर में क्या किया मैंने, पहले साल रेट किससे मल्टीप्लाई होता है, कॉस्ट से, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कॉस्ट से, और देन डेप्रिसिएशन से फिर मैंने एक्यूमुलेटेड, और एक्यूमुलेटेड से फिर मैंने WDV कैलकुलेट की। एनी कंफ्यूजन इन दिस लाइन? एक साल और करवा दें, बाकी फिर आपने खुद कंप्लीट करना अगले 2 साल। सेकंड ईयर में WDV एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जो थी, सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन जो पिछले साल के एंड पे WDV है उसकी बेस पे रेट मल्टीप्लाई होके कैलकुलेट होगी। फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होता है, और सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स WDV से या नेट बुक वैल्यू से, जिस तरह भी आपके ज़हन में आ रहा है, WDV से कैलकुलेट होता है। कोई नई बात तो नहीं कर रहा? फिगर्स बोले कैसे वर्किंग करें। 66,870, 33.13%। आंसर बताएं। अच्छा, आपने दो बातें मैं आपके सामने रखूंगा। नंबर एक पहले मैंने भी की थी, रेट अगर कैलकुलेट हो रहा है रेट तो पॉइंट्स में चले जाएंगे, लेकिन 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ कर लें। लेकिन अगर आप अमाउंट्स लिख रहे हो तो उन्हें काइंडली फिर रुपीज में राउंड ऑफ कर लें, ऐसे ही पॉइंट्स में अब जाने का फायदा नहीं है। रेट अगर हो तो पॉइंट्स में चले जाएं, लेकिन मैक्सिमम 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ कर लें, लेकिन अमाउंट्स लिखते हुए रुपीज में राउंड ऑफ कर लें। एक ही चीज है या 2 अलग चीजें बता रहा हूँ? नहीं, मेरा ख्याल है एक चीज नहीं कहना चाह रहा। रेट परसेंटेज में अगर कोई रेट है तो पॉइंट्स में चले जाए, लेकिन 2 पे राउंड ऑफ कर लें पॉइंट्स में जाके। लेकिन अगर रुपीज है, अब यहाँ पे रुपीज आ रहे हैं, यहाँ पे डबल टू कितना आ रहा है, अब शायद पॉइंट्स में हो रहा फिगर, लेकिन इसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रादर पॉइंट्स में जाके 2 डिजिट्स पे लिखें, इसे रुपीज में राउंड ऑफ कर लें। तो अमाउंट्स को रुपीज में राउंड ऑफ कर लें, रेट अगर हो तो उसे ठीक है 2 डिजिट्स पे कर लेके जाना। क्लियर है? प्लीज मुझे फाइनल बोल दें, मुझे क्या फिगर लिखवाएंगे आप? 22,154। ओके, लेट मी फिनिश। एनी कंफ्यूजन? एक्यूमुलेटेड कैसे निकालूंगा? दोनों को सम करें जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। बोलो फिगर बोले। 55,284। कैसे ही फिगर? जो दोनों डेप्रिसिएशन थी उन्हें मैंने प्लस करके टोटल एक्यूमुलेटेड फाइंड आउट कर लिया। असल में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, तो 2 सालों की जो चार्ज हुई है उसका मैंने प्लस कर लिया। फाइनली बताएं WDV की फिगर कैसे निकालना? 1 लाख माइनस 55,284। डेफिनेटली ऑल्टरनेटिवली
पिछले साल की WDV में से डेप्रिसिएशन भी माइनस की जा सकती है, लेकिन मेरी सजेशन यही है कि अगर एग्जैक्ट फॉर्मूला ज़हन में रखा जा सके, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट कितनी थी 1 लाख, टोटल एक्यूमुलेटेड हो गई है 55,284, आंसर बताएं 44,716। यहाँ तक सबको क्लियर है? थर्ड ईयर में कहाँ से शुरू करेंगे? 44,716। तो फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा विदाउट डिडक्टिंग रेजिडुअल वैल्यू, एंड सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स पिछले साल की WDV से रेट अप्लाई होता रहेगा। समझ आ गई? अब करें जरा कंप्लीट, फोर्थ ईयर तक आए जरा आप लोग, और क्या करें प्लीज वर्किंग। अब ये ना कह दीजिएगा आती है मुझे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जी बेटा रहन, ठीक है, जस्ट मिनट, मैं जरा चाह रहा हूँ आप लोग कंप्लीट कर रहा हूँ। जी बेटा कर लिया सबने जो मेरी तरफ देख रहे हैं जरा? यही उंगलियां जब कैलकुलेटर पे चलती हैं तो 1 के बाद ढूंढते हैं 2 किधर गया, कल तो इधर ही था। और यही उंगलियां जब मोबाइल पे आती हैं तो देखते मेरी तरफ है और गेम कहाँ ऑन हुई होती है। ये उंगली का मसला है या कैलकुलेटर का इशू है? 2 किधर गया, कल तो इधर ही था, 3 गायब हो गया। मोबाइल असल में यूजर फ्रेंडली होता है ना, कैलकुलेटर बहुत टफ है, इसके डिजिट्स बहुत सख्त होते हैं। जी मैं आपकी तरफ वेट कर रहा हूँ प्लीज, आपकी तरफ से अगर हो गया कंप्लीट तो मेरे फिगर्स दिखाएं। जी सर, थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन 14,814, प्लीज आप सही वर्किंग करें। हमने रेट राउंड ऑफ किया हुआ जिसकी वजह से चंद रुपीस का डिफरेंस आ जाएगा, तो वो 5 रुपए का इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है, आप वर्किंग सही करें। राउंडिंग ऑफ की वजह से जो इश्यूज आ रहे हैं उनको रहने दें, हम मेन चीज पे फोकस करते हैं। आप लोगों ने अपनी प्रीवियस स्टडीज में, एक सेकंड रुके नहीं सारे, कोशिश मैं कर लेता हूँ थोड़ी सी राउंडिंग ऑफ का अगर मसला कुछ आज ही हल हो सके। 1 मिनट रुके जी। ये बेटा एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है मटीरियलिटी, मुकर ना जाइएगा यार। इमटीरियल, मटीरियल मीन्स होता है सिग्निफिकेंट आइटम्स। तो अकाउंटिंग करते हुए कोई सिग्निफिकेंट मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनसिग्निफिकेंट चीजों पे टाइम वेस्ट भी नहीं होना चाहिए। इनसिग्निफिकेंट इन द सेंस, आप देखें जिस तरह रेट आ रहा था 33.125 और ये चलता जा रहा था, तो यकीनन रेट तो फिर ये 33.125 वगैरह वगैरह था, 3 तो होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब वो रेट बार बार लिखना जो हमारा टाइम वेस्ट करेगा, और उससे अल्टीमेटली 5 रुपए का जो डिफरेंस रिजॉल्व होगा,
तो अकाउंटेंट के टाइम की भी कॉस्ट है। अब अकाउंटेंट अगर यही कैलकुलेशन सुबह शुरू करे और शाम को ये टेबल बना के घर जाए और उस दिन के कहे जी मुझे अब 2 लाख रुपए सैलरी भी दें, तो ज्यादती है उन पैसों के साथ। तो अकाउंटेंट के टाइम की भी कॉस्ट है। तो टाइम आपने सिग्निफिकेंट चीजों पे लगाना होता है, इन सिग्निफिकेंट इमटेरियल चीजों पर टाइम बिल्कुल वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम बार बार अगर पूरा रेट लिख भी लेते तो 5 रुपए इधर उधर होने थे, इधर उधर का मतलब इधर से उधर, तो 5 रुपए इज नथिंग अगेंस्ट दिस 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, इसलिए इस पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपनी तरफ से कोशिश पूरी होनी चाहिए कि इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस भी ना हो, लेकिन अब इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस को खत्म करते करते जो हम टाइम वेस्ट करेंगे वो भी जस्टिफाइड नहीं है अकाउंटिंग। तो हमारी पूरी कोशिश एज एन अकाउंटेंट नहीं होनी चाहिए कि कोई भी सिग्निफिकेंट मिस्टेक ना हो, कोई सिग्निफिकेंट मटेरियल मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो काइंडली इन चीज़ों को भी ज़हन में रखें तो ऐसे परेशान ना हो। एग्जामिनर को भी अंदाजा है कि अगर आपने राउंडिंग ऑफ की है तो राउंडिंग ऑफ की वजह से चंद रुपयों का डिफरेंस आ गया। ये मैंने आई होप के वर्ड समझाने की कोशिश कर दी है। मीन्स टू से ये फिगर्स आ रही हैं, 814 लिखा हमने, ये भी शायद अगर जाना चाहें तो पॉइंट्स में तो जा रहे हैं, लेकिन वो बार बार पॉइंट्स में जा जा जाके जो हम वर्किंग कर रहे हैं, इट इज सिंपली टाइम वेस्टिंग। याद रहेगा प्लीज। तो राउंडिंग ऑफ पे प्लीज टेंशन ना लिया करें, मेन चीज सही होनी चाहिए। एक्यूमुलेटेड बताइए, बोलते नहीं फिगर्स। 70098 सही है जी। WDV तो 9902 तो 9902 मल्टीप्लाइड बाय 33.13 depreciation 9906 accumulated 800004 1999 नहीं, अगर इधर बेटा 4 है, और प्लीज वंस अगेन मैं फिर स्ट्रेस करता हूँ, अगर आपका ये टोटल 5 आया तो डेफिनेटली इधर 95 आ जाएगा, अगर ये 4 आया तो 96 होगा। और वंस अगेन हम जो बहस इस वक्त कर रहे हैं ये इनसिग्निफिकेंट बहस है। असल में आप लोग बिल्कुल ही 100% ईमानदार लोग हैं। नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ, अल्लाह करे मैं भी आपके साथ रह रहे के ऐसा हो जाऊं। लेकिन एक मिनट में बात पूरी नहीं हुई, हंसने वाली नहीं, मैं बात पूरी कर लूं। लेकिन बेटा मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि जिंदगी में एक्चुअली ये सब कुछ करना है, राउंड ऑफ और ये वो इधर उधर मेरे तेरे। सिर्फ एग्जाम हॉल में टाइम वेस्ट नहीं करना है, वहां राउंडिंग ऑफ जरूर करनी, एग्जाम हॉल में राउंड ऑफ करना है। प्रैक्टिकली रियल लाइफ में लोगों के अरबों रुपए भी आपके पास हो तो आपने ये नहीं कहना कि 50-60 करोड़ तो इमटेरियल ही है। ये मैंने बात नहीं की है, ये मैंने हरगिज ऐसी बात नहीं। रियल लाइफ में एक एक पाई का सही हिसाब होना चाहिए। यकीनन आप सही कह रहे हैं, रब को कहाँ हिसाब देते रहेंगे, ये बिल्कुल सही है, आप 100% सही है। ये 4 की जगह अगर 5 है तो बिल्कुल सही है, लेकिन एग्जाम में हम राउंडिंग ऑफ का पेपर एग्जामिनर को नहीं देने जा रहे, वहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर देने जा रहे हैं। तो एग्जाम हॉल में और क्लास में राउंडिंग ऑफ अलाउड है। तो एग्जाम हॉल और क्लास में अगर किसी का 5 और 4 है तो ये एक ही बात है। मैं नहीं कह रहा रियल लाइफ में एक ही बात है, लेकिन पेपर हम राउंडिंग ऑफ का नहीं दे रहे, तो यहाँ मजबूरी है राउंड ऑफ करना। लेकिन बहरहाल ये जरूर सही है कि अगर 4 है तो 96 होगा, और यकीनन अगर आपका 5 टोटल हुआ है क्योंकि राउंडिंग ऑफ में 1 आध रुपए आगे पीछे हो गया होगा तो उसे 95 होगा। लेकिन आई होप कि अगर मैं 95 या 96 लिख दूं तो इससे आप मेरे से लड़ेंगे नहीं। सिर्फ क्लास में नहीं लड़ेंगे, रियल लाइफ में अगर कभी हमारी मुलाकात हो और मैं आपसे कहूँ कि यार चलता है, तो हरगिज नहीं चलता है। आपका राइट बनता है कि मुझे ये भी करें वो भी करें, हरगिज नहीं चलता है। रियल लाइफ में पैसा पैसा भी नहीं चलता है, लेकिन क्लास में प्लीज राउंड नहीं चलता, यहाँ भी नहीं राउंड ऑफ नहीं, वो चलता गलत तरफ ना चल जाएगा। असल में आप अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नेक लोग हैं, लेकिन क्लास की हद तक नेक अभी भी हैं आप। राउंडिंग ऑफ अलाउड, प्लीज आई होप कि ये बहस आगे लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो अब जिन्होंने 5 लिखा है वो काट के 6 लिख देंगे, आपका भी ठीक है, और प्लीज जरा मुझे भी कह देंगे मेरा तकरीबन ठीक है। तो ये काट के नहीं बेटा, वो जस्ट राउंडिंग ऑफ की वजह से। आए जरा बस 2 मिनट जरा अपनी बात को जहां तक पहुंची वहां तक कंक्लूड करके चलते हैं। कल इंशाल्लाह बाकी थोड़ा सा जो रहेगा वो भी कंप्लीट करेंगे और एक नई चीज भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ तक जो टेबल में हुआ है ये प्लीज 2 मिनट और इसको जरा कंप्लीट कर लें। एक छोटा सा जरा काम करें, डेप्रिसिएशन के कॉलम का टोटल करें प्लीज। खामोशी काइंडली, कंप्लीट साइलेंस।
ये अप्रोक्सीमेटली डेप्रिसिएशन के कॉलम का टोटल बताइएगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका टेबल बन गए 8004 या 5 whichever is the case, ये अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आएगा। अब मेरे यहाँ जरा हो गया टोटल हो गया है। अब गौर से मेरी कुछ बातें सुने, टोटल लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं। जी ये टेबल देख के बताएं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस एसेट। 1 लाख। पैकिंग तो हो गई है लेकिन जहन तो इधर ही है ना यार, जहनी तौर पे भी पैकिंग होगी। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस एसेट 1 लाख। व्हाट वाज इट्स रेजिडुअल वैल्यू 20,000 थी, हमारे डाटा में 20 थी, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट बेटा थी 80,000। डेप्रिशिएबल अमाउंट को फिर हमने एलोकेट किया है यूजफुल लाइफ में बाय यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन के कॉलम का टोटल देखें, आइडियली ये टोटल होना चाहिए था 80,000, लेकिन वो हमारे रेट को राउंड ऑफ करने की वजह से और रेट को हमने हायर साइड पर राउंड ऑफ किया है। अगर आपके ज़हन में आ जाए तो रेट आ रहा था 1 to 5, हमने 1 2 की जगह 3 की है, तो थोड़ा सा हाई राउंड ऑफ करने की वजह से ये हमारा डेप्रिसिएशन में 4-5 रुपए जरा इजाफी आ गए, वरना असल में सिंपली 80,000 की डेप्रिशिएबल अमाउंट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से एलोकेट हुई है। अब डेप्रिसिएशन के साथ वाला कॉलम देखें, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब एसेट की लाइफ कंप्लीट हो जाएगी तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट फिर डेप्रिशिएबल अमाउंट के इक्वल हो जाती है। आराम आराम से मैं सेंटेंस एक दफा दोबारा बोलूंगा, आपने डेफिनेशन ज़हन में रख के बताना मैं सही कह रहा हूं। जब एसेट की लाइफ एंड हो जाती है तो एसेट ने जितना डेप्रिशिएट होना होता है उतना हो गया होता है। ये होना होता है का मतलब डेप्रिशिएबल अमाउंट, और हो गया होता है का मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जितनी डेप्रिशिएबल अमाउंट होगी यूजफुल लाइफ एंड में उतनी ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हो जानी चाहिए। डेप्रिशिएबल अमाउंट का एस्टिमेट शुरू में किया जाता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं उस डेप्रिसिएशन को जो चार्ज हो गई है। तो जब लाइफ एंड हो जाएगी तो कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी होनी चाहिए, जितनी होनी थी। कितनी होनी थी डेप्रिशिएबल अमाउंट, कितनी हो गई है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक ही चीज के दो नाम है, ये दो अलग-अलग चीजें। डेप्रिशिएबल अमाउंट अगर बोला जाए आपके सामने वर्ड, तो इसका मतलब कितनी एक्सपेक्टेड है कि होनी है। फिर जब वो सारी चार्ज कर दी हमने तो एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेप्रिशिएबल अमाउंट की इक्वल हो जाएगी। और नंबर 2, एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ WDV शुड बी इक्वल टू द रेजिडुअल वैल्यू। अब जहां 1996 लिखा हुआ मेरा, यहाँ सूलन होना चाहिए था 20,000। तो जो WDV कैलकुलेट हुई है एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, इट शुड बी इक्वल टू द रेजिडुअल वैल्यू। मींस उसे हमारा एसेट उतना ही रह जाना चाहिए 4 साल बाद जितना का हमें एक्सपेक्टेड था कि उसने बिक जाना है। रेजिडुअल वैल्यू किसे कहते हैं, जितने पे एक्सपेक्टेड था कि बिकेगा। तो हमारा एसेट उतना ही रह जाना चाहिए जितना ही एक्सपेक्टेड था कि बिक जाएगा। तो दो सेंटेंसेस में सॉरी लिख के घर जाइएगा जरा। सॉरी आपने बैग बंद किया हुआ, जरा अगर दोबारा खोलना तो। ये भाई बैग, अच्छा तस्वीर रहने में लिखना है जरा, या कल लिख लेते हैं। एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ दो छोटे-छोटे सेंटेंस लिख के करते हैं। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ डेप्रिशिएबल अमाउंट शुड बी इक्वल टू, बल्कि सॉरी उलट लिखना चाहिए, सॉरी उलट लिखना चाहिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन should be equal to ये सेंटेंस पूरा करवाएंगे जरा। डेप्रिशिएबल अमाउंट, ये दोनों सेंटेंसेस एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ बोल दे रहा क्या इज इक्वल टू क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शुड बी इक्वल टू
and WDV is equal to, WDV should be equal to any confusion in these sentences? चलें इंशाल्लाह कल डिस्कशन यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। क्लास का बड़ा ज़रा टाइम अगर फॉलो कर लिया जाए सही तरह, स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग टाइम तो मैं फॉलो नहीं कर सका। क्लास का स्टार्टिंग टाइम काइंडली ज़रा सही रखें यार, कोशिश करें 12 में पूरे पहुंच जाए साथ, ताकि अभी जिन हजरात ने अगर नमाज कॉलेज में पढ़नी तो अभी इंशाल्लाह 2:10 पे नमाज करवाते हैं। जो लोग कॉलेज पढ़ के जाना चाहेंगे तो अभी बाहर ये जो जहाँ पे लॉन है, ठीक है, नमाज पढ़ के इंशाल्लाह चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। नहीं बेटा, मैंने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्ड लिखा है। इस शादी में डेप्रिसिएशन नहीं कह रहा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कह रहा हूँ, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वही होती है जो आप कह रहे हैं। ये बेटा अभी आज होमवर्क तो खास नहीं है, अभी हम जरा बात शुरू तो कर लें, इंशाल्लाह कल परसों से होमवर्क शुरू करता हूँ, ठीक है सर। कैपिटलाइज का बड़ा मतलब होता है कि अमाउंट को जरा एसेट में डेबिट कर लें। ये बेटा बुक मेरा ख्याल है इंशाल्लाह इस वीकेंड तक आपको मिल जाएगी, तो बुक इंशाल्लाह वीकेंड तक इंशाल्लाह। ये ठीक है हादी, ये सम ऑफ डेप्रिसिएशन ही को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। टोटल डेप्रिसिएशन शुड बी इक्वल टू जो चार्ज होनी चाहिए थी। जी ठीक है जी, जिन्होंने CMA और FA1 इकट्ठा रखा हुआ, अल्लाह मालिक इंशाल्लाह शुरू करें। नहीं इशू बड़ा कोई नहीं है, बस जरा एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी। जी ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, और तो नहीं कोई क्वेश्चन आपका? अल्लाह हाफिज़ फिर। ये अब्दुल हादी आपको समझ आ गया? मोहम्मद हादी जी भाई, ये जब हमारी ये सेल आउट हो जाएगी वो होता है इनकम टैक्स ना, जो इसकी अमाउंट है वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आपने पढ़ी भी डिस्पोजल? नहीं PRC में डिस्पोजल है, पढ़ा हुआ है तो ये तक जब आप बेच नहीं है, डिस्पोजल है टॉपिक नहीं प्रॉपर नहीं उन्होंने करना हाँ, नहीं वो तो हमने डिटेल में कल परसों डिस्कस करना। एक क्वेश्चन और सर, ये जब